बेटा ये बताओ मॉलिक्यूलर का क्या आप लोगों ने पूरा डीएनए रेप्लिकेशन तक पढ़ लिया था? एनसीईआरटी पेज नंबर 99 जरा खोलिए, पेज नंबर 99, पेज नंबर 99, 100 में एक कम, पेज नंबर 99 खोलिए, 99। एनसीईआरटी पेज नंबर 99 आपको उसमें नहीं मिला होगा, उस वीडियो में 99 नहीं था ना। पहले हम लोग 99 खत्म करेंगे, अर्थात डीएनए की पैकेजिंग। समझना बेटा, इधर अब किताबें छोड़ दीजिए, सामने बोर्ड की तरफ देखिए। बेहद आसान सा चैप्टर है, क्योंकि जितनी भी तुमने वीडियोस अभी देखी इस चैप्टर की, तुम्हें लग गया होगा कि चैप्टर में दम नहीं है। चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चैप्टर की तुमने जो मैं नोट्स बनवा रहा था लिख लिख कर बोर्ड पर, क्या उसकी नोट्स तुम लोग ने बनाई थी? तो मैं 2-4 सवाल पूछूंगा, उससे मैं चेक कर लूंगा कि तुम्हारी नोट्स परफेक्ट है या नहीं है। ये बताओ, चेन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम तक ही रन करेगी, सही है या गलत है? हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम की तरफ जुड़ेगा, क्योंकि फ्री फंक्शनल ग्रुप 3 प्राइम पर पाया जाता है। वीडियो लेक्चर किए थे क्या उसके पूरे? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, मेरा मानना है चेन चाहे डीएनए की हो चाहे आरएनए की हो, हमेशा बढ़ेगी 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, क्योंकि नया न्यूक्लियोटाइड आपका 3 प्राइम की तरफ जुड़ता है। बस यही 3 बता दिए, बस समझ गए। अब मेरी एक बात समझना, आज का लेक्चर यहीं से शुरू होता है। सबसे पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। बिल्कुल अब किताब मत देखना, क्योंकि अब मैं जो चीजें बताऊंगा किताब में थोड़ी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखी हुई है, मैं उसे सिस्टमैटिक करके समझा रहा हूं। तो आप उसे किताब में ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, सिर्फ बोर्ड पर देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। अगर मैं एक सिंगल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एक अमीनो एसिड में फिक्स होता है कि उसमें पाया जाएगा आपका एक कार्बन, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक, बीचों बीच कहने का मतलब मेन कार्बन। देखो अमीनो एसिड जो होते हैं, बेटा एक बार दरवाजा बंद कर लो फिर, ताकि लेक्चर में रुके ना, ठीक है। चलो एक बार दोबारा कंटिन्यू करते हैं, इसे समझिएगा। क्या आपको ये बात पता है कि प्रोटीन जो होती है वो एक्चुअली में अमीनो एसिड की चेन होती है, अर्थात ढेर सारे अमीनो एसिड जोड़ते जाइए और आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगी? प्रोटीन। ये बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैंने प्रोटीन की डेफिनेशन बताई। लेमैन लैंग्वेज मतलब बिल्कुल गंवार भाषा में एक आम आदमी को समझाना हो प्रोटीन क्या है, तो सिंपली बोलिए कि अमीनो एसिड की एक लंबी सी चेन क्या कहलाती है? प्रोटीन। अब बेटा मेरी बात को समझना, अब अगर हम बात करें एक सिंगल अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को, अगर हम एक सिंगल अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझ लें और 2 अमीनो एसिड को जोड़ना सीख लें, तो हम तीसरा भी जोड़ सकते हैं, चौथा भी जोड़ सकते हैं और जोड़कर एक लंबी सी चेन बना सकते हैं। क्लियर? अब एक सिंगल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना बेटा। वैसे तो अमीनो एसिड जो हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 20 प्रकार के अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये नहीं बोला 20 अमीनो एसिड की चेन होती है प्रोटीन, ये नहीं बोला। मैंने बोला अमीनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? 20। बेटा हो तो बहुत टाइप के सकते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी में अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार के हैं? 20। तो मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जनरल मतलब जो हर अमीनो एसिड के ऊपर फिट बैठे। क्लियर? अब अगर हम जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो जनरल स्ट्रक्चर में ये ले लिया मैंने कार्बन। बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम 4। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो हर अमीनो एसिड में फिक्स होता है कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना ही होना है, अर्थात एक इधर पर मैंने क्या लगा दिया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरी तरफ एक NH2 ग्रुप कंफर्म होना है। समझना, अमीनो एसिड 20 में से कोई भी बनाओ, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिक्स है और एक NH2 ग्रुप फिक्स है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक। और वहीं पर NH2 ग्रुप तुम्हारा क्या होता है? बेसिक। अच्छा, और एक हाइड्रोजन आपकी यहां पर फिक्स होती है। तो ये अमीनो एसिड का इतना स्ट्रक्चर देख लिए। अभी हमारे पास वैलेंसी कितनी बाकी है? 1। 3 फुलफिल कर ली, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एक बेसिक NH2 ग्रुप से और एक हाइड्रोजन से। और यहां पर ये जो चौथा बॉन्ड है आपका, यहां पर होता है R। R का मतलब होता है वेरिएबल ग्रुप। यहां पर आप चाहो तो CH3 लगा दो, यहां पर आप चाहो तो CH2OH लगा दो, यहां पर आप चाहो तो 4 CH2 लगाकर एक NH2 लगा दो, या यहां पर आप चाहो तो 4 CH2 लगाकर एक COOH लगा दो। अर्थात R का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल ग्रुप। मतलब अब समझना मेरी बात को, मतलब ये जो इतना ऊपर मैंने बनाया ये हर अमीनो एसिड में पाया जाएगा। क्लियर? मतलब किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना, सबसे पहला काम कार्बन बनाओ, COOH, NH2, हाइड्रोजन। अब जहां पर अंतर कर रहा वो यहां पर क्या, कहां पर करेगा? हर अमीनो एसिड R पर। अर्थात ये आपका कहलाएगा वेरिएबल ग्रुप। अर्थात इसी को चेंज करते जाओगे, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड आपको मिलते जाएंगे। क्या यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई है? एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहां पर तुम्हें दिखाऊं, इधर देखना बेटा, मैंने क्या कहा? कितनी चीजें फिक्स होती है तुम्हारी? कार्बन, NH2, बोलो बेटा, आपका क्या क्या फिक्स हो गया? कार्बन फिक्स है, आपका NH2 फिक्स है और COOH फिक्स है। बोलो,
अब बेटा इतना समझना मेरी बात, इधर देखो। अब अगर ओहो इधर, अब अगर मैं आपको यहां पर एक अमीनो एसिड बनाकर दिखाऊं, इधर देखना, एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। चाहो तो स्ट्रक्चर भी याद मत करना, सर कन्फर्म है COOH होगा, कन्फर्म है एक तरफ NH2 होगा, कन्फर्म है एक तरफ H होगा। अब यहीं पर R पर डिसाइड हो जाएगा कि वो ग्लाइसिन है कि एलानीन है कि सीरीन है कि हिस्टिडीन है कि आर्जिनिन है कि एस्पार्टिक एसिड है कि आइसोल्यूसिन है। अर्थात भाई 20 टाइप के अमीनो एसिड के मैं जल्दी जल्दी नाम ले रहा हूं, ठीक है, तुम्हें भी याद नहीं करना। तो ये इतना स्ट्रक्चर हर अमीनो एसिड का फिक्स है। जस्ट अ सेकंड में इसको कॉपी कर लूं 3 बार। चलो अब इधर देखना बेटा, ये दोनों अमीनो एसिड ही होंगे, ये बात कंफर्म हो गई है, ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि NH2 लगा है, COOH लगा है और ऊपर क्या लगा हुआ है? H। अब मेरी बात को समझना, अब अगर यहां पर ये जो R था, अगर यहां पर मैंने सिंपली R की जगह पर यहां पर मैंने लिख दिया H, तो ये अमीनो एसिड का नाम होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। और अगर मान लीजिए यहां पर जो R है, R की जगह पर मैंने लिख दिया CH3, तो ये हो गया आपका एलानीन। क्या हो गया? एलानीन। वैसे ही अगर हम चाहें तो एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इधर देखना, वैसे अगर हम चाहें तो एक और अमीनो एसिड बना सकते हैं। फिक्स करिए COOH, एक तरफ क्या लगाएंगे? NH2 और एक तरफ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। लेकिन अब अगर यहां पर मान लीजिए मैंने लगा दिया CH2OH, तो यही आपका बन जाता है आपका सीरीन। क्या बन जाता है? सीरीन। मतलब देखा जाए तो बेटा यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर R अर्थात वेरिएबल ग्रुप चेंज करते जा रहे हैं, हमें अलग अलग अमीनो एसिड मिलता जा रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर हो चुकी है भैया? पक्का? तो क्या चीज चेंज करें तो हमें अलग अलग अमीनो एसिड मिलेगा? R। पक्का? अच्छा, एक अमीनो एसिड के पास मिनिमम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए और मिनिमम एक NH2 ग्रुप होना चाहिए, तभी वो एक अमीनो एसिड कहलाएगा। क्लियर? मतलब मिनिमम अगर एक अमीनो एसिड है तो उसके पास मिनिमम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और मिनिमम एक NH2 ग्रुप होगा। गॉट इट? लेकिन मैंने क्या बोला? मिनिमम, कम से कम एक NH2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। लेकिन क्या सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और भी हो सकते हैं, NH2 ग्रुप और भी हो सकते हैं? आइए इधर देखिएगा, अब यहां पर मैं फिर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखना इधर। अब अगर मैं एक और अमीनो एसिड बनाऊं, इधर देखना बेटा, सर बोलते जाओ, सर लिखिए कार्बन, बोलो कार्बन। सर एक तरफ लगाइए COOH, एक तरफ लगाइए NH2 और एक तरफ लगाइए H, और अब यहां पर आप कुछ भी करिए, बोलो। चलो यहां पर मैंने कर दिया CH2 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 और एक और CH2, तो क्यों ना मैं 4 बार CH2 लिखा हूं, क्यों ना इसे मैं लिख दूं CH2 को लिखकर होल 4 कर दूं, बोलो भैया, वही मतलब हुआ ना बेटा। और यहां पर मैंने लगा दिया एक और NH2। क्या कोई दिक्कत है भैया? एकदम क्लियर। तो देखो अब अमीनो एसिड के पास मिनिमम तो एक NH2 होना ही चाहिए, मैंने मिनिमम बोला है, कम से कम एक NH2 होना चाहिए, कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए NH2 कम से कम एक है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है आपके वेरिएबल ग्रुप में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे हो सकता है आपके वेरिएबल ग्रुप में 4 NH2 आ रहे हो। पॉसिबल है या नहीं है? इतनी बातें एकदम क्लियर है भाई। और ये आपका अमीनो एसिड जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक्चुअली में है लाइसिन। क्या सर हमें भी इतने स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे? नहीं, ये 3 याद होने चाहिए, वो भी बायोमोलिक्यूल में याद करा दूंगा, तरीका होता है उसका। पहले बताओ यहां तक बातें एकदम क्लियर है? तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? इफ अ केमिकल इज अमीनो एसिड, इफ अ केमिकल इज अमीनो एसिड, इट मस्ट हैव मिनिमम 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, ये आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं हो सकता है। और एक से ज्यादा जो होगा वो कहां पर लगा होगा बेटा? साइड चेन पर। और साइड चेन कहने का मतलब R, वेरिएबल ग्रुप पर। क्या यहां तक बातें एकदम क्लियर है? फिर मैं आगे बातें कर लूं? चलो अब बेटा इधर देखो, अब अगर हम अमीनो एसिड के वापस अपने स्ट्रक्चर पर चलें तो बेटा अमीनो एसिड में ये जो COOH ग्रुप है ये आपका एसिडिक ग्रुप है, और वहीं पर आपका जो NH2 है ये आपका कैसा है भैया? बेसिक ग्रुप है। अब इधर देखना, अच्छा अगर हम गौर से देखें ग्लाइसिन को, इधर देखिएगा, अगर हम गौर से देखें ग्लाइसिन को, तो ग्लाइसिन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। गॉट इट? अर्थात ये होगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। कैसे बेटा? नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप और नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इक्वल है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा अमीनो एसिड? न्यूट्रल। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप एंड नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इक्वल है, अर्थात एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है, तो ग्लाइसिन आपका अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। बोलो बेटा। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना यार, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, H+ लूज करेगा, H+ लूज करेगा। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर ज्यादा है
NH2 की तुलना में नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, तो मेरा मानना है वो अमीनो एसिड एसिडिक होगा। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है मतलब बेसिक ग्रुप ज्यादा है, तो वो अमीनो एसिड क्या होगा? बेसिक होगा। और दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल। गॉट इट? अच्छा आइए अब लाइसिन को देखिए। इधर लाइसिन नाम के अमीनो एसिड को देखिए, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना है? 1, अर्थात नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप बोलिए सीधे सीधे कितना है? 1। लेकिन नंबर ऑफ बेसिक कितने हो गए यहां पर? 2। तो अल्टीमेटली अमीनो एसिड कैसा होगा? नेट बेसिक। इज दिस क्लियर? अच्छा जल्दी से बताओ, एक अमीनो एसिड है जिसके पास 5 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप? 5। 5 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो अमीनो एसिड एसिडिक है या बेसिक? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्या पता 7 बेसिक ग्रुप लगा हो। अरे मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, मान लो मानने में क्या जाता है, वैसे भिखारी दिखते हैं। मेरे पास मान लो 2 करोड़ रुपया है, बताओ मैं अमीर हूं या गरीब? सर ये डिपेंड करता है तुलना किससे की जा रही है। 3 करोड़ वाले से करोगे तो गरीब है, 1 करोड़ वाले से करोगे तो अमीर हो जाओगे। अरे बेटा जब भी गरीबी फील हो तो अपने से कम वाले को देखो, अमीरी फील हो तो ज्यादा वाले को देख लो, अपने आप लाइन पे आ जाओगे। बोलो भैया, जब भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर जाए तुम्हारा, तो हमेशा एक कमजोर बच्चे को देखो, तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। चलो मैं उससे तो तेज हूं, ठीक है। और जब भी कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा ज्यादा ऊपर जाए तो किसी तेज बच्चे को देख लो, अपने आप लेवल में चले आओगे। तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या सुनकर या सिर्फ NH2 ग्रुप की संख्या सुनकर, नंबर सुनकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अमीनो एसिड एसिडिक होगा या बेसिक। आपको दोनों का नंबर पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, 13 NH2 ग्रुप है, 13। अब बताओ एसिडिक है या बेसिक है? पता नहीं सर, क्या पता? उधर 14 सरका दो मतलब 14 बोल दो बेटा। एकदम क्लियर है कि एक बच्चे को। आइए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। इधर देखिएगा, फिर मैंने बनाया आपके सामने एक अमीनो एसिड, ठीक है। रुकिए, बनाने से पहले एक चीज को लिख लेते हैं। अगर COOH का नंबर NH2 के बराबर है, ठीक है, नंबर ऑफ COOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ NH2, तो ये अमीनो एसिड कैसा आएगा बेटा? न्यूट्रल। और अगर नंबर ऑफ COOH ज्यादा है इन कंपैरिजन टू NH2, ये ज्यादा का सिंबल है ना भाई इधर, तो ये अमीनो एसिड कैसा आएगा? बेसिक। हाँ, एसिडिक। वेरी गुड। और अगर नंबर ऑफ COOH ग्रुप से ज्यादा है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, तो ये अमीनो एसिड कैसा आएगा? बेसिक। तो बेटा ये एक जनरल बात है जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी में लिखी, बायो एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, खैर कहीं भी लिखी हो, साइंस में है और एनसीईआरटी में तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक जनरल बात है एसिड बेस और न्यूट्रल अमीनो एसिड को पकड़ने की। क्या ये बात सब लोग समझ गए? पक्का जी, बताएं। ठीक है, वो बाद में होगा, वो लास्ट में दिखाएंगे डीएनए का। इधर देखिएगा, पर आप रहिएगा यहीं। अब आइए इधर देखिए बेटा, मुझे एक चीज बताइए। मैंने आपसे कहा ये बताइए, अगर मैं एक जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया। मैं यहाँ पर अमीनो एसिड पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का पैकिंग। लेकिन वो पैकिंग समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, ताकि तभी एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन क्लियर होगी, तभी आप एनसीईआरटी की ग्रेविटी को समझ पाओगे कि कोई बात एनसीईआरटी ने लिखी है तो उसका तात्पर्य क्या है। अब मेरी बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए आपने pH 7 लिया, कितना लिया? pH 7। pH 7 इज न्यूट्रल pH, ओके। मतलब ये आपने एक अमीनो एसिड लिया और इस अमीनो एसिड को आपने एक ऐसे सोल्यूशन में रखा जिसका pH क्या है भैया? 7। देखो बहुत जनरली समझा रहा हूं, ठीक है। मैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये ऐसे फालतू वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत हल्का सा इस्तेमाल करना है इसका, ठीक है। वरना फिर वो तुम रटने लगोगे कि हिस्टोन प्रोटीन पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज आया वो कैसे आया, फिर आप रट्टा मारने लगोगे, और मैं नहीं चाहता आप उसे रटो। आप समझ लो बस एक बार, इधर देखो, देखते जाओ, सुनते जाओ, समझ में सब कुछ आएगा, वो गारंटी हमारी है। दिमाग मत लगाओ लेक्चर में, सिर्फ बात सुनो हमारी, जो हम कह रहे हैं वो बस सुनते रहो, अपने आप सीखने लगोगे, और जब हम पूछे जवाब देते जाओ। अब इधर देखो बेटा, मैंने इसे न्यूट्रल पीएच में रखा। अच्छा मान लो ये मैंने क्या कहा, सोल्यूशन का न्यूट्रल पीएच है। मैंने अमीनो एसिड को न्यूट्रल नहीं बोला है। तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो ये अमीनो एसिड न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है? क्योंकि आर पे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना। अरे यार, यू कांट डिसाइड ना, वो तो मैं आर पे लिखूंगा, तब तुम अमीनो एसिड को एसिड बेस न्यूट्रल वाली बात करोगे। मैंने कहा जिस सोल्यूशन में अमीनो एसिड रखा है वो सोल्यूशन आपका न्यूट्रल है। समझ पाए मेरी बात? मैंने अमीनो एसिड को एसिडिक बेसिक न्यूट्रल बोला या सोल्यूशन को? सोल्यूशन को न्यूट्रल बोला है ना। अच्छा, न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब इस सोल्यूशन में H+ आयन भी उतने होंगे जितना OH- होगा। क्या ये बात से आप सहमत हैं? एक एक बच्चा सहमत है? चलिए अब इधर देखना बेटा, अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है, इधर देखना अच्छे से,
मतलब पीएच हमने क्या लिया है 7, इसे हम फिजियोलॉजिकल पीएच कहते हैं। फिजियोलॉजिकल पीएच कहने का मतलब जो जनरल हमारी फिजियोलॉजी में जो हमारी बॉडी का पीएच होता है वो जनरली हम लोग कितना मान के चलते हैं 7। क्लियर, जनरल बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, कोई पार्टिकुलर केस नहीं बोल रहा, जनरली फिजियोलॉजिकल पीएच क्या माना जाता है 7। अच्छा बेटा अब इधर देखो, ये जो COOH है, अगर मैं चाहूं तो COOH को ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर देखिएगा C+O, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ बेटा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, मतलब यहां पर मौजूद होंगे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाँ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर तेजी से खींच रहा होगा, बोलो। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा? आप मेरी बात ही नहीं समझ में, मैं क्या कहा। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। भाई नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन को पकड़ो, इलेक्ट्रॉन को खींचकर खुद को नेगेटिव बनाने की ताकत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को खींचोगे अपनी तरफ तो तुम क्या हो जाओगे, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को खींच के खुद को नेगेटिव बनाने की ताकत क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचकर खुद को नेगेटिव बनाने की ताकत क्या होगी, ज्यादा, पक्का। अब समझना बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किधर सरक रहा होगा, ऑक्सीजन की तरफ, बोलो। संसार के सारे केमिकल, सारी चीज, पूरा ब्रह्मांड कितनी चीजों से बना है, 2। वन इज मास एंड अदर इज एनर्जी। ब्रह्मांड में तीसरी कोई चीज नहीं पाई जाती। वो हम लोग होते हैं जो ऐसे बोल देंगे सर ब्रह्मांड में बहुत चीज, कंप्यूटर है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, वो तुम बोल रहे हो। संसार में सिर्फ 2 चीज है, ब्रह्मांड में 2 चीज है, वन इज मास एंड वन इज एनर्जी। दुनिया की हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही है, अर्थात हर चीज अपने आप को क्या करना चाहती है, स्टेबल। भैया रिएक्शन क्यों चलती है, ताकि वो अपने आप को क्या करे, स्टेबलाइज करे केमिकल, पक्का। अच्छा तो बताओ ये केमिकल भी स्टेबिलिटी डिमांड कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। अब बेटा समझना, अगर समझना, अगर ऑक्सीजन ने इसका पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अबे आप कहोगे अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ी चार्ज आएगा, वो तो किसी का खींचेगा तब आएगा चार्ज। अच्छा अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पक्का। अच्छा अब गौर से देखिए तो डबल बॉन्ड और बगल में जुड़े हुए एटम के ऊपर चार्ज है एंड इट विल शो रेजोनेंस। दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, रेजोनेंस पता है ना यार। अच्छा रेजोनेंस मिलता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है। इसका मतलब हुआ कि H+ आयन यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज। समझ में आया, पूरा लॉजिक से बता दिया कि H+ क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, और उसके साथ साथ अगर हाइड्रोजन का उसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या दिखाएंगे, रेजोनेंस, और अल्टीमेटली रेजोनेंस मिलेगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी। तो मेरा मानना है COOH विल रिलीज H+ आयन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, पक्का। ओ टकलू समझ में आ गया, एकदम क्लियर। अब बेटा ये बताओ NH2 है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। अब इधर देखो, मैं चाहूं तो NH2 को ऐसे लिख सकता हूं, इधर देखिएगा, मैं चाहूं तो NH2 को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। बोलो सही है या गलत है, सही है, बोलो भाई। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। दो यहां पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिए और एक यहां पर कार्बन के साथ, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अच्छा ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में ऐसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में, आउटर मोस्ट बोलना जरूरी होता है, ऐसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किए उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर, और जो बॉन्ड बना लिए वो बॉन्ड पेयर, बोलो। अच्छा अब बेटा इधर देखो बेटा NH2 बेसिक है या एसिडिक है, बेसिक ग्रुप है कि एसिडिक, बेसिक है। आपको पता है जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं उनको, वो प्रोटॉन लविंग होते हैं, वो H+ को जहां से पाते हैं तुरंत खींच लेते हैं, बोलो। अब बेटा ये जो H+ है, ये H+, इसका मतलब अगर यहां पर आ जाए तो ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख के, ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रखकर यहां पर एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, बोलो, और ये टोटल बन जाएगा NH3+। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ये बॉन्ड यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा। जब एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रख देता है बीच में तो ये बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट। एकदम क्लियर है या नहीं, सबको क्लियर है। और ये ओवरऑल, ये बताओ ये प्लस चार्ज किसके ऊपर होगा, हाइड्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, ओवरऑल सबके ऊपर होता है भैया। NH3+, पढ़े नहीं हो यार फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट,
चार्ज किसी एक चीज पे नहीं होता है, चार्ज ओवरऑल होता है भाई। हाइड्रोजन के ऊपर मत बोल देना, बे तेरी समझ में आया कि नहीं आया? ये मत बोलना हाइड्रोजन के ऊपर, अब ये पूरा NH3 प्लस कहलाएगा। बोलो भैया, एकदम क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर क्या क्या हुआ, अब मैं एक बार इसे जल्दी से देखूंगा। मैंने क्या किया, एक बर्तन लिया, बर्तन में जो सोल्यूशन लिया उसका पीएच कितना था बेटा, 7। मैंने उसमें क्या किया, आपका एक अमीनो एसिड रखा, मतलब एक COOH, इधर लगाया एक NH2, ऊपर लगाया हाइड्रोजन, इधर लगाया वेरिएबल ग्रुप, है ना। अच्छा 7 pH पर क्या हुआ कि COOH अपने आप को स्टेबल करने के लिए खुद को बना लिया COO- और क्या रिलीज किया, H+, क्योंकि जो NH2 है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो इसने क्या किया भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ये सिंबल देखा होगा तुमने, ठीक है, किसके साथ, H+ के साथ। और ओवरऑल ये क्या हो गया, NH3+। बोलो भैया, ओवरऑल ये क्या हो गया, NH3+। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं NH3+। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है भैया, पक्का? अच्छा सी दिस केमिकल प्रॉपरली, इस केमिकल को गौर से देखो एक एक बच्चों। चलो यहां पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, अब ये ग्लाइसिन है। अब ये अमीनो एसिड का नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन। याद करो पीछे मैंने दिखाया है ना ग्लाइसिन एक जगह पर, ग्लाइसिन एक जगह पर ये दिखाया था कि हाइड्रोजन लगा दिया था तो क्या बन गया था, ग्लाइसिन। दिखाऊं क्या दोबारा, दिखाऊं क्या दोबारा? नहीं, चलो अब इधर देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा गौर से बच्चों ये देखो, पहले ये समझ में आया, ये समझ में आया, एक एक बच्चा सीख गया है। अच्छा देखो गौर से देखो, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, इस पूरे केमिकल के पास नेगेटिव चार्ज भी है या नहीं है? है, ठीक है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी। देखा जाए तो यहां पर पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, लेकिन ओवरऑल ये अमीनो एसिड न्यूट्रल है। नहीं, चार्ज के लिहाज से पूछ रहा हूं, एसिड बेस न्यूट्रल वाला नहीं बोल रहा हूं, चार्ज के हिसाब से ये न्यूट्रल है। एसिड बेस वाला तो हटाओ, एसिड बेस के हिसाब से तो न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप और नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप क्या है, बराबर है। तो वो एसिड बेस वाला न्यूट्रल नहीं बोल रहा हूं, चार्ज के हिसाब से भी ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अब मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए, ज़्विटर आयन वर्ड सुना है कभी? डिफाइन ज़्विटर आयन। नहीं, साइमल्टेनियसली तो बहुत सारे कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज ज़्विटर आयन? अच्छा ये वर्ड अमीनो एसिड को लेके यूज करते हैं हम लोग, सिर्फ सुना होगा, नहीं सुना, गलत सुना है फिर। ज़्विटर आयन एक जनरल केमिस्ट्री का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है समझो, ज़्विटर आयन का मतलब कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड, क्या बोला, कोई भी, देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट में खराबी है हमारे। देखो जब भी हम बोलते हैं ज़्विटर आयन तो हमारे दिमाग में तुरंत आता अमीनो एसिड, ठीक है, ये गलत है। ज़्विटर आयन का मतलब होता है कोई भी ऐसा केमिस्ट्री का कंपाउंड या कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर क्या हो, बिल्कुल बराबर, जिसकी वजह से ओवरऑल केमिकल क्या हो तुम्हारा, न्यूट्रल। तो हम ऐसे केमिकल को बोलते हैं ज़्विटर आयन। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड क्या आ रहा है, न्यूट्रल। जैसे NaCl ज़्विटर आयन है या नहीं है? नहीं है भाई, NaCl में Na+ थोड़ी होता है। क्या कर रहे हो, NaCl कहीं पर लिखा हुआ है तो NaCl ज़्विटर आयन थोड़ी, NaCl पर पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी दिखाते हो तुम लोग। बोलो भैया, क्या कभी ऐसे लिखते हो Na+Cl-? क्या ऐसे लिखते हो क्या तुम लोग? तुम लोग सिंपली क्या लिखते हो, NaCl। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अर्थात कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट हो रहा हो, नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल दोनों चार्ज बराबर होने की वजह से आपका कंपाउंड क्या आ रहा हो, न्यूट्रल। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्विटर आयन। आप अभी भी मेरी बात नहीं समझ पाए। मतलब कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज भी है, कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों बराबर होने की वजह से हम उसे क्या बोल दे रहे हैं, ओवरऑल न्यूट्रल। चार्ज वाला न्यूट्रल कि एसिड बेस वाला न्यूट्रल, चार्ज वाला। एकदम क्लियर है? तो इस लिहाज से देखा जाए ज़्विटर आयन अमीनो एसिड के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, एक जनरल टर्म है। इस लिहाज से देखा जाए तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इस केस में क्या है, बराबर। और दैट्स व्हाई ओवरऑल कंपाउंड पर क्या आ रही है, चार्ज वाली न्यूट्रलिटी, और हम इसे क्या बोलेंगे, ज़्विटर आयन। क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है भैया? जल्दी से बताइए, इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई हैं? क्लियर हो तो ही मैं आगे बात करूंगा। ज़्विटर आयन समझ में आ गया क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो, बराबर, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपाउंड पे क्या है बहन, न्यूट्रलिटी। इज दिस क्लियर? सभी बच्चे सीख गए हैं? अब मैं आगे बातें करूंगा। मान लीजिए, मैंने कहा मान लीजिए यहां पर जो वेरिएबल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप में मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए वेरिएबल ग्रुप में कहीं ना कहीं 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे हैं,
क्या बोला? वेरिएबल ग्रुप में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे हैं। अरे कार्बन कार्बन कार्बन, कहीं COOH 3 लगे हुए हैं, बोलो भाई। तो आप बताओ ओवरऑल अमीनो एसिड आपका क्या हो जाएगा? एसिडिक या बेसिक? हाँ, अब मेरे भाई जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ। तुमने कब बोला कि COOH ज्यादा हो गया? एसिडिक ग्रुप अगर ज्यादा हो गया, एसिडिक ग्रुप अगर ज्यादा हो गया, एसिडिक ग्रुप अगर ज्यादा हो गया तो तुमने क्या बोला? एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गया तो तुमने बोला कि सर ओवरऑल अमीनो एसिड क्या हो जाएगा आपका? एसिडिक। क्या एसिडिक अमीनो एसिड के पास बेसिक ग्रुप नहीं होता है? होता है। NH2 नहीं है क्या यार? है, लेकिन सर COOH ज्यादा है। अब मैं कहूंगा अगर COOH ज्यादा है, अगर COOH ज्यादा है तो बेटा ये बताओ फिर COOH अगर ज्यादा है तो COO माइनस भी ज्यादा होगा। अरे यार पक्का। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था तो एक नेगेटिव चार्ज आया, 4 कार्बोक्स, एक जनरल बात है बता रहा हूं मैं, घुस के नहीं बता रहा हूं। अभी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन आपके लिए बस इतना सफिशिएंट है जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे ओवरऑल तो 4 नेगेटिव चार्ज। मतलब नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप जितना ज्यादा, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा। एसिडिक ग्रुप ज्यादा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा। अबे COOH ज्यादा तो H प्लस निकलेगा ज्यादा, मतलब COO माइनस बनेगा ज्यादा। अरे कोई मैं तुम्हें क्या नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, सिंपल केमिस्ट्री वाली बात कर रहा हूं। बोलो भैया, एकदम क्लियर है? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा तो इसका मतलब सर नंबर ऑफ NH3 प्लस ज्यादा। नंबर ऑफ NH3 प्लस ज्यादा मतलब प्लस चार्ज ज्यादा। यस सर, नो सर? इतनी बातें एकदम क्लियर? अच्छा, तो अब आप इस बात को बताइए जो मैं अब बोलने जा रहा हूं कि सर अगर अमीनो एसिड एसिडिक है तो इसका मतलब COOH ज्यादा। COOH ज्यादा मतलब COO माइनस ज्यादा। COO माइनस ज्यादा तो सर नेगेटिव चार्ज ज्यादा। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? आओ बेटा इधर। अगर अमीनो एसिड बेसिक है तो इसका मतलब, बच्चों सब लोग एक साथ बोलेंगे, NH2 ग्रुप ज्यादा। NH2 ज्यादा तो फिजियोलॉजिकल pH पर 7 pH पर NH3 प्लस, ये प्लस लेकर क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। एकदम क्लियर है भैया? अब अगर मैं इन दोनों को कायदे से दिखाऊं आपको तो इसका मतलब एसिडिक अमीनो एसिड के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा, बेसिक नहीं सही तो है, तुमको समझ में आया कि नहीं? हम तो लिख रहे हैं सही हो गई है। बेसिक अमीनो एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। ये बात सही है या गलत है? कितने लोग समझ के अपना अपना हाथ ऊपर करें? वेरी गुड। आइए, यहां तक किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है? चलिए, अब अगर मैं बोल रहा हूं, इधर देखिएगा, एक प्रोटीन है जो बेसिक है। प्रोटीन क्या है बेटा? अमीनो एसिड की चेन। तो बताइए इसमें बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा इस्तेमाल हुए या एसिडिक? हाँ, कॉमन सेंस। सब लोग आंसर दो यार, लड़कियों मुंह नहीं है क्या? है या कमला चबा रही हो? आओ बेटिया इधर देखो। अगर मैं कह रहा हूं कोई प्रोटीन क्या है? बेसिक है, इसका मतलब उसके पास बेसिक अमीनो एसिड क्या होगा? ज्यादा। बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा मतलब NH2 ग्रुप होगा ज्यादा, मतलब NH3 प्लस होगा, NH3 प्लस होगा ज्यादा। NH3 प्लस ज्यादा होगा, इसका मतलब प्लस चार्ज होगा ज्यादा। मतलब नेगेटिव, मतलब अगर मतलब मैं बोल सकता हूं अपनी इतनी बातों से कि सर बेसिक प्रोटीन है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। इज दिस क्लियर? नहीं सर, हम तो रटेंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अगला 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 अगला। अगर मैं कह रहा हूं कोई प्रोटीन है जो एसिडिक है, प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन है, बताइए इसमें एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा कि बेसिक? एसिडिक। इसमें एसिडिक अब आप बताते जाएंगे, एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा मतलब COOH ज्यादा, मतलब फिजियोलॉजिकल pH पर COO माइनस ज्यादा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। पक्का? एकदम क्लियर है? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? पक्का पक्का पक्का? अच्छा बेटा, मैं ऐसे फर्जी बोल रहे हैं, भूल जाओ, ऐसे बोल रहे हैं
सिर्फ सुन लेना, नाम मत याद रखना। अभी हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन होती है, क्या नाम है? हिस्टोन। हिस्टोन नाम की प्रोटीन में, इधर देखो बच्चा, हिस्टोन नाम की प्रोटीन में, थोड़ा सा हाथ में दर्द है तो राइटिंग समझ ले रहे हो ना सब लोग? अच्छा, हिस्टोन नाम की प्रोटीन जो है, इधर देखो, उसमें एनसीईआरटी कहती है कि लाइसिन एंड आर्जिनिन बहुत सारा पाया जाता है। ये दोनों अमीनो एसिड है, लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, कहती है हिस्टोन नाम की प्रोटीन में लाइसिन नहीं सर, क्या इसके अलावा कुछ और नहीं होता? और भी अमीनो एसिड होते हैं, पर ये बहुत ज्यादा होती है। अब बताइए हिस्टोन पर चार्ज कैसा आएगा? तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनना चाहिए, रटा हुआ आंसर नहीं, कि लाइसिन और आर्जिनिन सर बेसिक अमीनो एसिड है कि एसिड है? लाइसिन तो भी मैंने आपको दिखाया था, उसके पास 2 NH2 आ रहा था, याद आया? तो बेटा देखो, एक्चुअली में ये दोनों, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये दोनों के दोनों बेसिक अमीनो एसिड है। सर अगर बेसिक अमीनो एसिड है ना सर, अगर बेसिक अमीनो एसिड है ना सर, और लाइसिन आर्जिनिन बहुत ज्यादा है स्टोन के पास, तो स्टोन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा ज्यादा। सही है या गलत है? गलत है या सही है? गलत, एकदम जोश, गलत। अच्छा भैया, पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा। सर इसका मतलब ओवरऑल हिस्टोन प्रोटीन कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। एकदम क्लियर है बच्चा? यही बात सिखाने के लिए पूरी रामायण सुना रहे थे सर, डायरेक्ट रटा देते। नहीं भैया, वो हो नहीं पाएगा नीट में। क्या ये बात आप समझ पाए मेरी बात? एकदम क्लियर है? तो इसका मतलब हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों ज्यादा? क्योंकि हिस्टोन के पास लाइसिन आर्जिनिन ज्यादा, जो कि बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक तो NH2 ज्यादा, NH2 ज्यादा तो NH3 प्लस ज्यादा, NH3 प्लस ज्यादा तो प्लस ज्यादा तो हिस्टोन इज अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। पक्का? अच्छा नाउ इधर देखिएगा, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोला? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए मतलब डीएनए के पास कोई ना कोई एसिडिक ग्रुप पक्का पाया जा रहा होगा, तभी तो एसिडिक नेचर आ रहा है। अगर आपने मेरे लेक्चर किए हैं तो आपको पता होगा डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड के बनाने में एक फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। अच्छा मेरे भाई, अगर डीएनए के पास फॉस्फोरिक एसिड ज्यादा, कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड ज्यादा, तो बेटा एक बात याद रखना कि फिजियोलॉजिकल पीएच पर अगर कोई एसिड है, समझना हमारी बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी ही ऐसी है कि अगर हमारी बॉडी में बहन कोई एसिड है, कौन? एसिड, तो तुरंत अपना H+ रिलीज कर देता है। यस सर, नहीं मेरी बात सुनो, चाहे प्लांट लो, चाहे एनिमल लो, चाहे बैक्टीरिया लो, ये बड़ी फैक्ट बात है कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल पीएच है, हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, वो कुछ इस हिसाब से सेट है कि अगर कोई भी एसिड है वो भन्न से अपना H+ छोड़ देता है। कैसे बेटा? भन्न से, अ साउंड ऑफ भन्न। ठीक है, इधर आओ। तो बेटा फॉस्फोरिक एसिड है डीएनए में खूब सारा ज्यादा, है ना? तो इसका मतलब ये H+ रिलीज करेगा खूब सारा ज्यादा। अगर प्लस रिलीज करेगा तो खुद क्या होगा? नेगेटिव। डीएनए के पास फॉस्फोरिक एसिड खूब सारा, इसका मतलब डीएनए खूब सारा रिलीज कर रहा होगा H+, और खूब सारा खुद ले रहा होगा नेगेटिव चार्ज। पक्का? सो डीएनए हैव नेगेटिव चार्ज। बोलो भैया, आप लॉजिक नहीं पकड़ पाए हैं। डीएनए के पास फॉस्फोरिक एसिड ज्यादा, एसिड है तो H+ खूब रिलीज करेगा, H+ खूब रिलीज करेगा, तो इसका मतलब डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। पक्का? अच्छा, और हिस्टोन के पास चार्ज कैसा आया था मेरे भाई? पॉजिटिव। बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। एकदम क्लियर? आइए फिर खेल कर देते हैं अब हम लोग अपना। आइए अब हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकिंग। अब डीएनए की पैकिंग पढ़ने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गए, और किसी ने अभी भी कुछ भी नहीं छापा है, कुछ भी मत छापिए, इसकी पीडीएफ तुरंत निकालेंगे, क्लास में ही वो कर देंगे, ग्रुपिया देंगे, ग्रुपिया ना मतलब ग्रुप में डाल देंगे, अभी तुरंत करा लेना हमसे, चटमंगनी पड़ गया। अच्छा यहां तक बातें एकदम क्लियर है भैया? अच्छा, अब पहले डीएनए की पैकिंग मैंने आपको बताई थी, डीएनए को कॉइल करो, क्रोमेटिन थ्रेड बनता है, फिर क्रोमोसोम बन जाता है, याद आया? पहले वो सब छोड़ो बातें, वो सब बातें फालतू हैं। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम एक प्रोटीन का नाम लेंगे जिसका नाम है हिस्टोन। क्या नाम है? हिस्टोन। आइए, एक्चुअली में हिस्टोन कोई एक सिंगल प्रोटीन नहीं है, इधर देखिएगा, हिस्टोन कोई एक सिंगल प्रोटीन है। एक्चुअली में हिस्टोन छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से बनती है। आइए इधर देखिए, अच्छे समझिएगा। सबसे पहली बात यहां पर जो मैं सिखा रहा हूं उसे देखना। हिस्टोन जो होती है उसमें आर्जिनिन और लाइसिन बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा। अभी बताया था बेटा, तुरंत बोला करो, बिल्कुल जिस बच्चे की आवाज नहीं निकलेगी क्लास से तुरंत बाहर। आर्जिनिन और लाइसिन क्या होता है? ज्यादा। सर इस वजह से, मेरे लिखने का तरीका देखो, इस वजह से सर
आर्जिनिन और लाइसिन ज्यादा, तो इसका मतलब इनके पास बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा। लिखने का तरीका देखो, ये कह रहा हूं नीचे मार रहा हूं, समझ पा रहे हो? इसका मतलब हिस्टोन के पास आपका ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड, हाँ पॉजिटिव, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर दिया करो, पॉजिटिव। बिटिया देखो उधर से इंटेंसिटी देखो, उसी इंटेंसिटी में जवाब दोगी बहन ना, तभी कुछ होगा। यहां तक बातें एकदम क्लियर है? अच्छा, अब हिस्टोन के बारे में एक पॉइंट और सुनिएगा अच्छे से। हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन जो पूरी, अगर हम एक प्रोटीन मान लें, मान लो एक बड़ी प्रोटीन होती है, मेगा प्रोटीन होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है एक्चुअली में ये जो होती है कुछ सब यूनिट से बनी होती है। अगर हम हिस्टोन को पूरी एक यूनिट मान लें, एक इकाई मान लें, तो हिस्टोन जिन चीज़ों से बना है वो क्या हो गया? सब यूनिट। सब का मतलब क्या होता है? छोटा। इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर। अगर इस पूरी बिल्डिंग को मैं एक इकाई मान लूँ, एक यूनिट मान लूँ, तो इस बिल्डिंग का हर एक ईंटा क्या हो गया? सब यूनिट। नहीं समझ पाया? ठीक है, तो अगर हम मोटी मोटी तौर पर मिसाल दें, मोटी बात करें, तो हिस्टोन में एक्चुअली में 4 टाइप की सब यूनिट पाई जाती हैं। कितने टाइप की? 4 टाइप। 4 टाइप्स ऑफ सब यूनिट हिस्टोन में पाई जाती है। अभी दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, इधर देखना। अब सबके नाम देखिएगा। इधर मैंने 4 टाइप बोली है, 4 सब यूनिट नहीं बोली। मैंने क्या बोला? 4 टाइप की सब यूनिट। मेरी बात को समझना। 4 टाइप के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू और बूंदी वाले लड्डू और 2 और तरह तरह के लड्डू, ये 4 टाइप है। मैंने नहीं बताया कि एक लड्डू के कितने नंबर। तो हिस्टोन में 4 टाइप की सब यूनिट होती हैं। इधर देखना सबके नाम। एक का नाम होता है H2A, क्या बोलते हैं? H2A। एक का नाम होता है H2B। इनका नाम ये क्यों पड़ा हम उसमें नहीं घुसेंगे, ठीक है, वो हमारे काम करेंगे, ठीक है बहन। एक का नाम होता है H3 और एक का नाम होता है H4। तो क्या बोला? H2A, H2B, H3 और H4। याद रखना बेटा, ये कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। H1A, H2B मुंह से निकलने लगे, क्योंकि A को 1 नंबर देते हैं ना। अगर अल्फाबेटिकली देखें तो कंफ्यूज मत होना। नाम क्या है? H2A, H2B, H3 और H4। सर H1 भी तो कहीं होगी, H1 भी तो कुछ होगा, अरे 1 भी तो कुछ होगा। कि 2A से होता है वो बाद में बताएंगे, पहले यहां तक क्लियर है? हिस्टोन में बेटा 4 तरीके की सब यूनिट पाई जाती हैं, H2A, H2B, H3 और H4। बेटा हर एक का नंबर, ये क्या हो गया बेटा? टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स की सब यूनिट, हर एक का नंबर 2 होता है। अर्थात एक हिस्टोन में आपका H2A कितनी पाई जाएगी? 2। H2B कितनी पाई जाएगी? 2। H3 कितनी पाई जाएगी? 2। H4 कितनी पाई जाएगी? 2। पक्का? तो ओवरऑल देखा जाए तो कितनी सब यूनिट है? 8। लेकिन टाइप ऑफ सब यूनिट कितनी है? 4। पक्का? एक बार नाम लिया जाए, H2A, H2B, H3 और H4। पक्का? अब इनका अरेंजमेंट देखिएगा, ये अरेंज कैसे होती हैं। इधर देखना बेटा और अच्छे से समझना इसे। मान लो ये है आपकी H2A। क्या नाम है इसका? H2A। इसकी कितनी बेटा यूनिट है? मैं भूल गया यार। 2। अच्छा 2, ठीक है 2। यहां पर 2 मैंने क्या बना दिया? H2। या रुक जाइए, ऐसे बना देते हैं। और एक इसके पीछे, ठीक है? अरे एक इसके पीछे है, ये 2 हैं। नहीं समझ पाया बात को? अब दिखाई दे रही होगी, 2 हैं। बोलो ठीक। इधर और अब मैंने बना दी H1B, H2B। बस हाँ, तुरंत ऐसे बोला करो तब मजा आता है पढ़ाने में। H2B, एक के पीछे एक। और यहां पर मैंने बना दी H3, H3A, H3। उसमें ABCD नहीं चलता है। इधर और इसके पीछे एक होगी। अरे हम बता रहे हैं ना होगी, तुम नो सर कैसे कह रहे हो? H3। ठीक, अभी अलग अलग सबको दिखा दे रहा हूं। और एक मैंने बना दी H4, ठीक है? और एक इसके पीछे। ये होता है इनका सबका अरेंजमेंट। अब सबको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए बीच में ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है? सर हमको तो लग रहा है आज आप सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं, कुछ याद आया? सॉलिड स्टेट में आप ऐसे ही तो पढ़ते हो ना। अरे ऐसे करके क्यूब बनता है भैया। अरे 1/8 जिसका आंसर निकाल तो रट लेते हो। अरे बोलो, एक कॉर्नर, वो कॉर्नर, ये कॉर्नर, हेवा कॉर्नर। एक एग्जाम्पल है, सदियों से चलता चला आ रहा है, ठीक है? इस कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के बगल में कमरा, उसके ऊपर कमरा, कमरे कमरा। समझ नहीं रहे? घर है, ससुरा होटल है। पहले बताओ ये सुना है कि नहीं सुना है? बस बेटा वही कहानी है। देखो बिल्कुल ऐसे ही क्यूब में बिल्कुल अरेंज होती है। 2 हो गई H2A, 2 हो गई H2B और 2 हो गई H3 और दो हो गई H4। एकदम क्लियर है? बिल्कुल क्यूब बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? क्यूब। अब इसे समझना अच्छे से, ये सबकी सब मिलकर कहलाएंगी आपकी हिस्टोन। क्या कहलाएंगी? हिस्टोन। कौन है टोन?
हिस्टोन। अब इधर देखना बेटा, हिस्टोन। तो सब अब ये बताओ बेटा, मेरा मानना है सर चाहे अगर आप H2A की बात करो सर तो ये भी डाइमर है। डाइमर मतलब दो सब यूनिट, H2B भी डाइमर है, H3 भी डाइमर है, H4 भी डाइमर है। मैं कहूंगा 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन के डाइमर मिलकर हिस्टोन के ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टा मतलब 8 सब यूनिट। अरे यार मैं कह रहा हूं 4 डाइमर मिलकर, 4 टाइप की प्रोटीन के डाइमर मिलकर हिस्टोन का ऑक्टामर बनाते हैं। सत्य है कि असत्य है? एकदम क्लियर है। मेरा मानना है हिस्टोन के पास चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हिस्टोन ऑक्टामर के पास कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अरे सब लोग को क्लियर हो गया, मेरा ऐसा मानना है। पक्का? चलो ये इतनी बेसिक बातें मुझे सिखानी जरूरी थी। अभी कुछ छापिएगा नहीं, अभी सिर्फ देखते जाइएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई है। अंत में मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा, फिर आप छाप लीजिएगा। आइए इधर, अब डिलीट नहीं करूंगा कुछ भी। इधर आओ, अब इधर देखो, मेरी बात को समझो बेटा अच्छे से। यहां पर मैं आपसे क्या सिखाने वाला हूं। सबसे पहली चीज, सर डीएनए की आप क्या कह रहे हो? पैकिंग करेंगे। डीएनए को आप कॉइल करके छोटा और मोटा करना चाहते हो। जब भी कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, क्यों करना चाहते हो? मेरी बात समझना। जैसे मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जीवन में क्या करें, तो सबसे पहली चीज ये होना चाहिए कि भैया क्यों करना चाहते हो? वजह तो बताओ। डॉक्टर बनना चाहते हो, उसके पीछे की कोई ना कोई वजह होगी। वजह हो सकती है माँ बाप को सुकून देना, माँ बाप को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना, ठीक है, या खुद का कॉलर चौड़ा करना। कहने का मतलब होता है अपने आप को फील कराना कि देखो भैया हम भी कुछ हैं, बकलोल मत समझो, मैं क्राउड से अलग बनने की कोशिश करना। कुछ भी वजह हो सकती है, किसी चीज को प्राप्त करने की भी इच्छा हो सकती है। तो अल्टीमेटली यस सर, इधर चेहरा देखो बेटा, लकड़ बग्घा ऐसा चेहरा है, पढ़ाई में ध्यान ना दे रहे हैं, फालतू बातों में ध्यान दे रहे हैं। इधर आओ सुनो। तो देखो, जब भी टीचर पढ़ाए आपको, टीचर कहता है कि भैया फलाने हम करने जा रहे हैं, तो पहला सवाल पूछो क्यों। टीचर ने रेजोनेंस पढ़ाया, पहले पूछ लो क्यों पढ़ा रहे हो रेजोनेंस, काम क्या है इसका? अरे बोलो, समझ में आया? तो अब सबसे पहले हम देखेंगे हम क्यों डीएनए की कॉइलिंग करते हैं, वजह क्या है। बेटा अब एक बात सुनना, अगर मैं तुम्हें डीएनए के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इधर देखना बेटा। तो बेटा आपको पता होगा कि ये मान लीजिए डीएनए है। ये डीएनए बेटा, मैक्सिमम डीएनए आपके होते हैं डबल स्टैंडर्ड, अर्थात उनमें कितने धागे होते हैं? 2। बड़े आराम से सुनिएगा। अर्थात डीएनए होता है, मैक्सिमम डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, इधर देखो, आपने लेक्चर किए हैं ना सारे, तब तो फिर आपको क्लियर होगा। अब इधर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा डीएनए को समझना है अच्छे से तो डीएनए को खोल दो, ज्यादा बेहतर है। खोल देंगे तो मेरा मानना है ऐसे 2 मैंने क्या बना दिए? धागे। अगर यहां पर एडेनिन होगा तो यहां पर थाइमीन होगा, यहां पर ग्वानिन होगा तो यहां पर साइटोसिन, यहां पर थाइमीन होगा तो यहां पर एडेनिन, यहां पर एडेनिन होगा यहां यूरेसिल। अच्छा, यहां थाइमीन ऐसे होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों स्ट्रैंड। पक्का? आइए, और बीच में यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलो हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाया करिए, मैंने बताया है। अगर सीधी लाइन खींच देंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड माना जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब डॉटेड, यहां डॉटेड है, मान लो ना यार, है, मान लिया। चलो एकदम क्लियर है भैया। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। देखो डीएनए में ये एक नाइट्रोजनस बेस है और ये एक नाइट्रोजनस बेस है। दोनों आमने सामने जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ए के सामने टी होगा या टी के सामने ए बोल दो, या जी के सामने सी बोल दो, या सी के सामने जी बोल दो। आमने सामने वाले नाइट्रोजनस बेस मिलकर बेस का जोड़ा बना रहे हैं, हम इसको बोलेंगे वन बेस पेयर। एकदम क्लियर है? वन बेस पेयर का मतलब उसमें 2 नाइट्रोजनस बेस है, पेयर का मतलब ही क्या हुआ? जोड़ा। अच्छा बताओ, अच्छा जी और ए आपस में बेस पेयर बनाएंगे? आमने सामने वाले क्या बनाएंगे? बेस पेयर। एकदम क्लियर? पक्का? अच्छा अब मेरी बात समझना बेटा, ऐसा देखा गया है, इधर देखिएगा, ऐसा देखा गया है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया भी है 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। लेकिन याद रखना, ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल में, क्या बोला? ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल मतलब कहने का आंख की सेल या गैमीट? गैमीट आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। गैमीट हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड। ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल में, अर्थात एन सेल में, अर्थात जिसकी प्लॉइडी क्या हो? एन। नंबर ऑफ जो बेस पेयर होते हैं डीएनए में, क्या बोला? नंबर ऑफ बेस पेयर, वो होते हैं 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर।
अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। ये नहीं समझ पाए आप। ह्यूमन की जो गैमीट की सेल होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या रखा होगा? डीएनए। डीएनए बेटा, हम लोग यूकैरियोट है तो यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्या रखा होता है? डीएनए। तो ह्यूमन की जो हैप्लॉइड सेल होती है अर्थात गैमीट की सेल होती है, उसके अंदर रखे हुए न्यूक्लियस के अंदर रखे हुए जो डीएनए होते हैं उनके पास बेस पेयर कितना होता है? ओवरऑल 3.3 इंटू 10 रेज द पावर 9 बेस पेयर। एकदम क्लियर है? अच्छा, अब बेटा अगर हम बोले कि अगर बेस पेयर 3.3 इंटू 10 रेज द पावर 9 है, एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड? 2। एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड? 2। तो बेटा 3.3 इंटू 10 रेज द पावर 9 में कितने न्यूक्लियोटाइड? मल्टीप्लाइड बाय 2। सिंपल। 6.6 इंटू 10 रेज द पावर 9 बेस पेयर हो जाएगा। नहीं समझ पाए आप? झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं समझ पाए? समझ गए। चलो, ये तो मैंने ऐसे आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा था। आइए अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा इधर, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा बेटा, अगर एन सेल में, क्या बोला? एन सेल, हैप्लॉइड सेल में 3.3 इंटू 10 रेज द पावर 9 बेस पेयर है, तो डिप्लॉइड सेल में कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 रेज द पावर 9 बेस पेयर। सही है या गलत है? कितने लोग कह रहे हैं सही? हाथ ऊपर करिए। सही है? ये पागल हो गए हो क्या? सही तो है यार। अगर n में 3.3 इंटू 10 रेज द पावर 9, तो बेटा 6.6 इंटू 10 रेज द पावर 9 बेस पेयर ये किस में हो जाएगा बेटा? डिप्लॉइड सेल में। इतनी बातें एकदम क्लियर है भैया? अच्छा बेटा, दो बेस पेयर की दूरी, क्या बोला? दो बेस पेयर की दूरी वॉटसन एंड क्रिक ने अपने डबल हेलिकल मॉडल में बताई थी, अगर आपको याद हो। दो बेस पेयर की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर। सही है या गलत है? अच्छा, 0.34 नैनोमीटर का मतलब समझिए, 1 नैनोमीटर में आ गया बेटा आपका 10 रेज द पावर -9 मीटर। पक्का? तो 0.34 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ बेटा? 0.34 नैनो का मतलब 10 रेज द पावर -9 मीटर। एकदम क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? हाथ ऊपर करिए। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। यहां तक बातें समझ में आ गई है? अब समझना एकदम क्लियर है ना? कुछ छापना है? इसको थोड़ा सा छाप लीजिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनको एक बार देख लीजिए, एक बार इसे छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए, इसको जल्दी से छापिए। आइए इधर देखिए बेटा, इधर। तो मतलब इतनी बातों से हम ये अगले पेज पे आ जा रहे हैं। इतनी बातों से हम ये समझ गए कि ह्यूमन की, इधर देखिए, ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल जो होगी, ह्यूमन की जो डिप्लॉइड सेल होगी, ह्यूमन डिप्लॉइड सेल के पास नंबर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, क्या निकाला था हम लोगों ने उधर? हाँ, नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होगा? 6.6 इंटू 10 रेज द पावर -9 के 9 -9। इसका क्या मतलब हुआ? बेस पेयर। पक्का? अच्छा इधर देखिए, अब बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की, पेयर्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को वॉटसन और क्रिक ने बताई थी 0.34 नैनोमीटर। मैं चाहूं तो नैनोमीटर ना लिखकर 10 रेज द पावर -9 मीटर लिख दूं। कोई दिक्कत है भैया? अच्छा अब बेटा इधर देखो, ये मान लीजिए हमारा डीएनए है, दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? 0.34। पक्का? दो बेस पेयर की दूरी कितनी बहन? 0.34। और अगर हमें नंबर ऑफ बेस पेयर पता चल जाए, नंबर ऑफ बेस पेयर, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं पूरी लंबाई डीएनए की। सही है या गलत है? सही है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। पूछिए क्यों? आइए अभी मैं समझाता हूं क्यों नहीं आएगी। एनसीईआरटी क्यों लिखती है अप्रोक्सीमेटली? मान लीजिए ये एक सीढ़ी है, बिल्कुल डीएनए सीढ़ी की तरह है, बोलो। ठीक है, इस सीढ़ी में मैंने क्या लगाया? ये ऐसी सीढ़ी है, ये मान लीजिए सीढ़ी का एक हाथ था। अरे मान लो डीएनए है भाई, ये पूरा पूरा क्या को सुंदर सा बना दे रहे हैं, डीएनए है। मेरी बात समझना, एक्यूरेट वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, दो वजह है इसकी। पहली वजह क्या है? इधर देखना, ये मान लीजिए डीएनए है और इस डीएनए में मैं बेस पेयर बना रहा हूं। गिनो कितने बेस पेयर हो गए? 3, 4, 5, 6 और 7। मान लो ना बना दिया ना झूठी मूठी का। कैसे बेटा? झूठी मूठी का। और
मान लो इजी न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं ताकि डरो ना, ठीक है। दो बेस पेयर के बीच की दूरी मान लीजिए 2 मीटर है, मान लो ना यार भाई, ये फर्जी वाली बातें हैं, मतलब ताकि आप समझ सको 2 मीटर, ठीक है। अच्छा इसके इसके बीच की दूरी को थोड़ा छोटा कर दें और आसानी से समझ जाओगे, कहाँ इतना लंबा करें बेटा। इन दोनों के बीच की भी दूरी 2 मीटर, इनकी दूरी भी 2 मीटर, इनकी दूरी भी 2 मीटर, पक्का। ओवरऑल दूरी कितनी, ओवरऑल लंबाई कितनी आएगी, 8 मीटर। मानिए ये एक सीढ़ी है जिसके दो, सीढ़ी को उसको बोलते क्या, हत्था, नहीं लैडर तो उसकी अंग्रेजी हो गई ठाकुर। अरे दो बीच, अरे जो बीच में से पकड़ पकड़ कैसे चढ़ते हैं ना, ठीक है, कभी हम भी चढ़ा करते थे इधर। अब बेटा इधर देखो, दो दो के बीच की, बेटा इधर तो क्या कुछ बोलते होंगे इसको हम लोग, हाँ जो भी, हाँ डंडा 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 डंडा, हाँ डंडा। दो डंडी के बीच की दूरी 2 मीटर, ठीक है। हाँ चुप रहो, पटरी, डंडा, लकड़ी, बेत, गोदा। इधर सुनो पहले, अगर दो के बीच की दूरी 2 मीटर है, ठीक है, अगले दो की भी 2 मीटर, अगले की भी 2, अगले की भी 2, अगले की भी 2, पक्का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दूरी कितनी आ रही, लंबाई कितनी आ रही है, 8 मीटर, पक्का। लेकिन सच देखो तो गड़बड़ हो रहा है मामला। आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में नंबर ऑफ डंडे गिनकर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो दो के बीच की दूरी, यही कर रहे हो ना, करके देखिए आंसर नहीं आएगा। दो के बीच की दूरी 2 मीटर, 3 की दूरी 4 मीटर, 4 के बीच की लंबाई कितनी होगी 6, 5 के बीच की कितनी आएगी 8, 5 के बीच की दूरी 8, 1 2 3 4 5, टोटल लंबाई 8। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 आनी चाहिए थी। बाजाना बाजी, बीच की नहीं बेटा, ओवरऑल लंबाई आपको निकालनी है डीएनए की, ठीक है। नहीं भाई ओवरऑल लंबाई निकालनी है तो ओवरऑल का हम लोग फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ बेस पेयर दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। भाई सारे बेस पेयर हैं, उनके बीच की दूरी, एक के बीच की दूरी हमें पता है, तो जितने बेस पेयर हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो एक बेस पेयर की दूरी से, तो टोटल लंबाई पता चल जाएगी। लेकिन सच ये है ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा, जितने बेस पेयर दिए हों उनमें से करो -1। तो 5 बेस पेयर दिए हैं, 5 में 1 गए, कितने बेस पेयर बचे 4। अब 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 बेस पेयर की दूरी से, तब एक्यूरेट वैल्यू आएगी। आप ये बात पकड़ पाए क्या हुआ, आप ये बात पकड़ पाए क्या हुआ। अगर मान लीजिए, चलो यार हमें यहां पर मैं डीएनए का एग्जांपल ले रहा हूं मेरे भाई। अगर इधर देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों आती है, एक्यूरेट वैल्यू इसलिए नहीं आती क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू लाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। इधर देखो, यहां पर मान लो ये डीएनए दिया हुआ है, बस चलो इतना ही लंबा बना रहे हैं, ठीक है। इधर 2 बेस पेयर की दूरी बेटा कितनी होती है 0.34, पक्का, हाँ नैनोमीटर, ठीक है 0.34। और बेटा अब यहाँ पर मान लीजिए, अब टोटल लंबाई अगर आपको पूछी जाए तो आप क्या करोगे, 0.34 प्लस 0.34, बोलो बोलो कितना हो जाएगा, 0.68 कर ले रहे हो ना, अरे 34 दूनी 68 यार, है ना। अब बेटा इधर देखो 3 बेस पेयर है और नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं 3, मल्टीप्लाइड बाय 2 के बीच की दूरी 0.34, और आंसर आएगा हमारा, तीसरे करना बचा 102 आ जाएगा, मतलब 1.02 आएगा। समझ में आया। तो नंबर ऑफ बेस पेयर में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, तब हम 2 बेस पेयर के बीच की दूरी मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा टोटल लंबाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये बात समझ पाए। तो इसलिए एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है। अब मेरी बात समझना, इसको और अच्छे से अगर समझना है तो एक बार हम करके ही देख लेंगे पूरा। इधर आओ बेटा, अगर हमें 2 बेस पेयर की दूरी दी हुई है 0.34 नैनोमीटर, यूनिट इधर देखो, यूनिट हम मीटर है, चलो अब इधर देखो, पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। क्या बोला, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। अगर हम डीएनए की टोटल लंबाई निकालना है तो बेटा नंबर ऑफ बेस पेयर, कितनी बेस पेयर है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। फॉर्मूला रट रहे हो कि सोच रहे हो, फॉर्मूला रट रहे हो क्या यार, ये सब सोचो ना। 2 बेस पेयर की दूरी दे दिया 2 मीटर, टोटल बता दे रहा कितने बेस पेयर, तो 2 के तो टोटल जितने नंबर हैं उनमें 2 के बीच की दूरी मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा। बोलो, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, क्लियर। तो अब बेटा गौर से देखो, नंबर ऑफ बेस पेयर हम लोगों में कितने होते हैं डिप्लॉयड सेल में, 6.6 × 10⁻⁹
मल्टीप्लाइड बाय 2 बेस पेयर की दूरी कितनी है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। बोलो। अच्छा अभी मीटर हटाओ इधर, यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई है, बोल दो भाई। अच्छा तो अब आ जाएगी टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ बेस पेयर पता है और 2 के बीच की दूरी पता है। ठीक है, तो हम पूरे डीएनए की लंबाई मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 2 2 2 2, ठीक है, मतलब 2 2 2 के बीच की दूरी कितनी 0.34 तो भैया हम 0.34 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बेस पेयर से, तो टोटल क्या आ जाएगी लंबाई। पक्का? अब बेटा 10⁻9 और 10⁻⁹ आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अरे 10⁻�9 मतलब अपॉन 10⁻9 हो जाएगा, मतलब अपॉन में जाएगा तो 10⁻9 अपॉन 10⁻9 कैंसिल आउट। 6.6 इंटू क्या दिया हुआ है 0.34, तो इसे आइए साइड में कर लेते हैं 0.34 और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है 6.6 से। तो इधर देखो बेटा 34 छक्के कितना हुआ 30 छक्के कितना 180, 4 छक्के कितना हुआ 24, तो 180 और 24 कितना 204। अब अगर मुझे 34 छक्के करना है तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 30 छक्के 180, बचा कितना रह गया 4, 4 छक्के 24, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 204। ऐसे तो करते हो ना यार जल्दी से, तो ये क्या हो जाएगा 204, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 200। भैया तुम ऐसे करो 6 चौक 24, 4 हासिल गया 2, 6 तरीका 18 दो। हाँ इधर तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा कि आपका आ जाएगा 2.244 2.244 मीटर, क्योंकि यूनिट हमने यहां पर क्या इस्तेमाल की थी भैया मीटर। एकदम क्लियर है सबको, यहां पर मीटर यूज हुआ था ना। तो ये हुआ हमारे डिप्लॉइड सेल में मौजूद न्यूक्लियस के अंदर, डिप्लॉइड सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए की लंबाई। लगभग में अगर लिया जाए तो मैं लिख सकता हूं 2.2 मीटर। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्या ये एक एक बच्चा मेरा सीख गया है? लेकिन सच ये है सर, आपको अगर एक्यूरेट लेंथ निकालनी थी तो आपको करना था नंबर ऑफ बेस पेयर जो दिया है उसमें 1 माइनस करिए, तब जो वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई करिए 2 बेस पेयर की डिस्टेंस से, तब आएगी टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। समझ पाए? समझ पाए? ये जनरल रीजनिंग होती है यार, जनरल बात होती है। समझ में आ गई मेरी बात? इधर 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 बेटा तुम 3 लोग जरा बाहर आ जाओ, तुम 3 आ जाओ बाहर, तुम 3 आ जाओ। हाँ बस ठीक है, तुम बैठ जाओ, बस तुम बैठ जाओ, ये 3 आ गए, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर यहां तक सबको एकदम क्लियर हो चुका है भैया? अच्छा जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, इधर खड़े हो जाओ। यहां आप यहां खड़े होइए, आप बीच में आइए। इधर इसको आप हटाइए जरा, मेडिकल के एक्सपीरियंट हैं, लीड लगाए हुए हैं, फैशनबाजी कर रहे हो। इधर ब्लूटूथ है वो हमको पता है, इधर रख दो। थैंक यू, आपने गिफ्ट दिया मुझको, आई एम फीलिंग वेरी गुड। इधर इधर आ जाओ, इधर ऐसे हो जाओ, 2 खड़ी हो जाओ। 2 लोगों के बीच की दूरी 5 मीटर, ठीक। 3 लोगों के बीच की इन दोनों के बीच की भी दूरी 5 मीटर, ओवरऑल दूरी 10 मीटर। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लोग -1 कितना हो गया 2, 3 में 1 गया, कितना बचा 2, गुणा 2 लोगों के बीच की दूरी, टोटल आ जाएगी दूरी। अरे यार समझ में आया? अच्छा अब बेटा एक कॉमन सेंस लगाओ, टोटल दूरी आप निकाल रहे हो 2 लोगों के बीच की दूरी के मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये भी तो कुछ स्पेस ले रहा होगा, ये भी तो कुछ भाई, ये जहां पर खड़ा होगा वो भी तो कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो आप जो बेस पेयर है, हटिए तो, कहाँ खड़े हैं, जाइए, चलिए, ब्लूटूथ हो गया, चलिए चलिए, थैंक यू बेटा, इधर आओ। अब यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ बेस पेयर -1 करना चाहिए था, एकदम क्लियर हो गया होगा। और सर ये भी तो सोचिए कि सर चलिए आपने ओवरऑल डीएनए की लंबाई निकाली, तो सर जो बेस पेयर यहां पर होगा, सर कुछ तो सर मतलब कुछ तो सर मतलब 10⁻24 में भी कुछ तो डिस्टेंस ले रहा होगा सर। और लेकिन सर जब इतने ज्यादा बेस पेयर है, वो कुछ मिलकर अच्छी खासी दूरी बन गई होगी बेटा। तो एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं होती, ये क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? एनसीईआरटी ने कहा था एक मैमेलियन सेल के लिए केस कराओ क्लास में, तो भैया मैमल में मैंने ह्यूमन को उठा लिया, क्योंकि ह्यूमन सबसे फेमस मैमल है, क्योंकि मैं खुद ह्यूमन हूं तो मैं ह्यूमन को उठाऊंगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है भैया? अब भैया 2.2 मीटर इतना लंबा है डीएनए मॉलिक्यूल है, और जिस सेल के न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें इसे रखना है, उस न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, लगभग। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/1 के आगे 6 जीरो।
सर एक के आगे 6 जीरो मतलब 1/10 लाख, इसका मतलब हुआ 1/10 लाख मीटर, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए ये लंबाई लगभग 1 मीटर है, ठीक है, ये लंबाई हाँ लगभग 1 मीटर है, इसका 10 लाखवां भाग, ये हुआ एक भाग, फिर इस भाग का हुआ दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, खत्म गुरुजी, मत चलाइए, ऐसे 10 लाखवां भाग करिए, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। और आपका डीएनए, ये पूरी लंबाई कितनी बताई, 1 मीटर, 1 मीटर और मारो, आपका डीएनए कितना होता है, 2 मीटर, बोलो 2.2 मीटर, बहुत थोड़ा ज्यादा, 2.2 मीटर लंबा आपका क्या होता है, डीएनए। और आपका जो न्यूक्लियस जिसके अंदर वो रखा होता है वो 1 मीटर के 10 लाखवें भाग में का साइज होता है, बोलो। तो इतना लंबा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस में अगर आपको समाना है, क्या बोला, 2.2 मीटर, ये मीटर है, वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग है। तो इतना लंबा डीएनए अगर इतने छोटे न्यूक्लियस में आपको अगर फिट करना है तो आपको उसकी करनी पड़ेगी लपटाई। जब भी बेटा मम्मी हमसे रस्सी मंगाती है, मान लो मम्मी ने कहा भैया 40 मीटर रस्सी ले आओ, तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक छोर हम सामने वाले पकड़ाएं, एक छोर हम खुद पकड़ें और 40 मीटर एक दूसरे से दूर ऐसे चल रहे हो, बोलो। हम क्या करते हैं, उसकी लपेटाई, ताकि वो कम जगह में आ जाए। तो इतने लंबे डीएनए को इतनी छोटी जगह में डालना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी लपेटाई। लेकिन लपेटने के लिए चाहिए लटाई। अरे अबे लपेटोगे क्या, हवा में ऐसे लपेट दोगे क्या, लपेटने के लिए क्या चाहिए, लपेटने के लिए क्या चाहिए, लटाई। एंड दिस लटाई इज नोन एज हिस्टोन। समझ में आया, यही है वो लटाई। लटाई समझते हो ना, ऐसे ऐसे जो करते हैं, है ना। और इस लटाई के चारों तरफ होगी हमारे डीएनए की लपेटाई। अरे डीएनए इज जस्ट लाइक सद्दी और मंझा एंड हिस्टोन ऑक्टामर इज लटाई, बोलो। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। और मजेदार बात क्या है मेरे लाल मालूम है, पूछो क्या, हिस्टोन इज पॉजिटिव चार्ज एंड डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, दिखाया था। एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये आपस में अट्रैक्ट, मतलब लटाई किस चार्ज की हुई, हिस्टोन किस चार्ज की हुई, पॉजिटिव, और डीएनए जो लपेटा जा रहा है वो नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे और सद्दी चिपकी रहेगी लटाई से। आय हाय 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 हाय, एकदम क्लियर हो गया है। इसका मतलब ये चार्ज जो प्रोटीन और डीएनए पर है ये आपस में एक दूसरे से मिलकर क्या दे रहा है, स्टेबिलिटी। क्या इतनी बातें क्लियर। अब हम यहां तक के लेक्चर से समझ चुके हैं कि आखिर डीएनए की पैकिंग करने की जरूरत क्या है, क्लियर। हम देखो, हम दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हम उन्हें 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यूकैरियोट का आपको पहले पढ़ाएंगे, प्रोकैरियोट का 5 मिनट भी नहीं लगेगा खत्म होने में, क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखते हैं हम यूकैरियोट में पैकिंग होती कैसे है। चलो ठीक है, शुरू करें भैया, आओ इधर देखो, हाँ 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 क्लियर, शुरू करें, आओ। ये है मान लीजिए आपका डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कितना लंबा, 2.2 मीटर। अच्छा ये बताओ बेटा, 2 धागे हैं, 2 धागों को बहुत दूर से देखो तो एक धागा दिखेगा, हाँ। अरे वो सुना होगा बचपन में, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। अरे बोलो भैया, अच्छा दूर से देखो चांद पे तो चांद पे लगता है दाग है, पहुंच के देखो बेटा वहां गड्ढा है, समझ में आया, वो क्रेटर्स हैं, समझ में आया। अरे बोलो, अरे वो गहरे गहरे गड्ढे हैं, और वहां दूर से देखो तो आप लगेगा अरे चांद पे दाग है। अरे चांद पे दाग नहीं, चांद पे गड्ढे हैं। जो शायर बोलते ना चांद पे दाग है फिर भी, अरे दाग नहीं चचा, वो गड्ढे हैं पूरे पूरे, समझ में आया। अब मेरी बात समझना, तो बेटा अभी मैं डीएनए को काफी मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, इसलिए आपको दोनों स्टैंड काफी क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इतना लंबा डीएनए है तो अब मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, लपटाई। और लपटाई करने के लिए गुरुजी ले लीजिए लटाई। अच्छा 8 गेंदों को बहुत दूर से देखिए तो वो एक सिंगल, मतलब 8 गेंदों को अगर आप 2-3 किलोमीटर दूर से देखिए तो वो कैसी दिखाई देगी, दिखाई नहीं देगी। 8 किलोमीटर से देख रही हो, इधर 8 गेंदों को अगर आप 8 गेंद मिला दिए तो हिस्टोन ऑक्टामर, जल्दी से बोलिए, H2A H2A H2B H2B H3 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 H4 H, 8 गेंद मिल गए, हिस्टोन ऑक्टामर। अच्छा अगर इसे बहुत दूर से देखिए तो एक सिंगल ये बड़ी सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, बोलो। तो अब यहां पर देखना बेटा, तो यहां पर अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पर सीधे सीधे आपको वो गेंद दिखा दे रहा हूं ऐसे,
ठीक है, इसमें टोटल गेंदें कितनी होंगी? 8। आठों नहीं दिखा के वैसे दिखा दे, एकदम क्लियर। अब बेटा एक ऐसे और गेंद ले रहा हूं, ले और गेंद ले रहा हूं, ले और गेंद ले रहा हूं, ले। गुरुजी गेंद छोटी कैसे हो गई? अबे अब दूर से देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन कम कर रहे हैं, है ना? अच्छा ले और ले, बस बहुत ले लिए बेटा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। अब बेटा लपटाई होने वाली है, चालू। अच्छा बेटा मेरा हाथ को देखो सभी लोग, और देख के बताओ ये मेरा हाथ कितनी बार टर्न हुआ? अभी हो रहा है 0.25, 0.5, 0.75, 1, 54, 58, 1.25। वही हम रट रहे थे, पौने पहले आता, सवा पहले आता, वही भूल रहे थे। इधर पासा हमने ट्रिक बनाई थी बचपन में, पा से पहले पा वाला हो गया। इधर 1.25, 1, सवा 1, 1.5, 1.25, बस रुक जाओ, एकदम क्लियर। दोबारा अब इंग्लिश में हो जाए, 1/4, 1/2 और हाँ 0.75 and 1 and 1.25, 1.5 and 1.75। समझ में आ गया? बस बस बस, अब बस वही डीएनए की लपेटाई करनी है, तो वही हम तुम्हें सिखाना चाह रहे थे। इधर देखो, अब डीएनए की क्या होने वाली गुरुजी? लपेटाई। आ जाओ बेटा। अरे गुरुजी ये सिंगल स्टैंड नहीं यार, थोड़ा दूर से दिखा रही हूं, रहा हूं। अब देखो शुरू, बोलते जाओ। 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, बस यही टर्न है। एक्यूरेट 1.75 नहीं होता है, एक्यूरेट तो थोड़ा सा कम आता है इससे, लेकिन आप 1.75 ले लो, ठीक है? आपके सिलेबस के लिए इतना काफी था। तो 1.75 टर्न आपका एक ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लपेटता है। क्लियर? अब बेटा हिंदी में होगा, हाँ? हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद भोजपुरी यूज होगी। चवन्नी, अठन्नी, 1.25, 1, सवा 1, 1.5, सवा 2। भाई 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 भाई, 1.25 यार, ट्रिक बना लेंगे। बट पासा पहले वाला पा हो गया, ठीक है, अब याद हो गया। इधर आओ, वो थोड़ा सा भोजपुरी में भी आएगा थोड़ी देर में, पक्का। यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, अब इधर देखना बेटा, इधर देखना, इधर इधर। ये जो आपको यहां पर फुटबॉल दिखाई दे रही है, फुटबॉल दिखाई दे रही है, अर्थात ये फुटबॉल नहीं बेटा, ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, और चारों तरफ क्या लिपटा हुआ है? डीएनए। सर ये फुटबॉल नहीं, हमको तो मोतियों की माला लग रही है। पक्का? स्ट्रिंग का मतलब होता है माला, स्ट्रिंग, STRING। बीट्स का मतलब होता है मोती, ठीक है? तो यहां पर स्ट्रिंग ऐसा लग रहा है सर, बीट्स यहां पर पाए जा रहे हैं, और ये जो बीट्स हैं बेटा, ये कहलाते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाते हैं मेरे लाल? न्यूक्लियोसोम। एकदम क्लियर है? अच्छा अब इधर समझना बेटा, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में भी थोड़ा सा डीएनए पाया जा रहा है। देखो तो, जिसे मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं समझाने के लिए, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में ये थोड़ा सा डीएनए दिखाई दे रहा है, ये इतना, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इसे बोलते हैं दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करने वाला डीएनए। तो क्यों ना मैं इसको लिंकर डीएनए कह दूं? बोलो भैया। ज्यादा बहस करते हुए नहीं, ज्यादा बगैर बहस करते हुए आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि आप बस इतना जानो अपने यहां पर कि एक ये जो आपको एक बीड्स दिखाई दे रही है, अरे एक जो पूरी आपको मोती दिखाई दे रही है, उसके साथ ये जो लिंकर डीएनए है, ये पूरा मिलकर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। समझ में आया? मतलब एक बीड और एक लिंकर, एक बीड और एक लिंकर, एक बीड और एक लिंकर। समझ में आ गया? अच्छा बेटा, न्यूक्लियोसोम में लगभग आपके यहां लगभग बताना पड़ता है, लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। कितने? 200 होते, 200 से ज्यादा है, आप लगभग में चलिए, बहुत है। लगभग कितने होते हैं? 200 बेस पेयर। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है बच्चा? पक्का? अच्छा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग
में बीट्स कौन है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में ये आपको न्यूक्लियोसोम की कोर दिखाई दे रही है और ये लिंकर दिखाई दे रहे हैं, दोनों मिलकर क्या है? न्यूक्लियोसोम। आप सिंपली बस इन्हीं को बीट्स को बोल दो क्या? न्यूक्लियोसोम। और कितने बेस पेयर बताओ? 200। इतनी बातें एकदम क्लियर है? अच्छा अब बेटा इधर देखो, आगे भी कॉइलिंग में बढ़ाता जा रहा हूं। इधर कॉइलिंग चलिए करना शुरू करिए। टक 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 टक। अरे नहीं, अरे नहीं, हाँ और नहीं, इधर आओ। हाँ वैसे लपेट दें जल्दी जल्दी। ठीक है, अब उसमें कोई बहस मत करना 1.7 पॉइंट टन वाली फालतू बातें। एकदम क्लियर है? पक्का? अब बेटा इतनी बात समझना। अब बेटा अगर हम इन बीट्स ऑन स्ट्रिंग, पहले मैं लिख दूं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स यहां पर क्या हो गए? न्यूक्लियोसोम। ये बेटा कब दिखाई देता मालूम है? जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो। खुद सोचिए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से बहन देखती हो ना तो आरबीसी दिखाई देती है, बहुत बहुत थोड़ा और एडवांस ले लोगी तो माइटोकॉन्ड्रियम घुस जाओगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हो ना तो वो चीजों को 10 लाख गुना डिटेल में ले जाके दिखाता है। कितना? 10 लाख गुना मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। तो बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब कोई चीज़ देखते हैं तो उससे जो भी फोटो निकल के आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ प्रिंटर भी कनेक्ट होता है, आजकल तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के साथ भी प्रिंटर कनेक्ट होते हैं। तो आप जो भी देखते हो आप बस इंटर मारोगे, मतलब कंट्रोल पी मारोगे या प्रिंट मारोगे तो उससे जो आपको दिख रहा होगा उसका क्या आ जाएगा? प्रिंट। तो जो प्रिंट आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो बोलते हैं हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ग्राफ का मतलब रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग कब दिखेगी? जब आप इसे किस पर देखोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, जो हमें माइक्रोग्राफ मिलेगा, अर्थात माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन। इतनी बातें एकदम क्लियर है? अब इधर आगे, अब बेटा अगर मैं इसकी और कॉइलिंग करना चालू कर दूंगा तो मेरा मानना है, इधर देखो मेरे लाल, अगर मैं इसकी और कॉइलिंग करूंगा तो मेरा मानना है अब ये और छोटे और मोटे हो जाएंगे। सही है या गलत है? अच्छा अब बेटा मैंने बना दिया ऐसे ये धागे नुमा स्ट्रक्चर। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? इधर ये धागे नुमा मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, और बीच बीच में मैंने क्या लगा दिया? हिस्टोन के ऑक्टामर। सर अब तो ये बिंदी बिंदी दिखा रहे हो। अरे भाई अब इसको आप और दूर से देख रहे हो ना, समझ पाए? और बेटा इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड, या सिर्फ क्रोमैटिन बोल देते हैं। बेटा सोलेनॉइड आपके सिलेबस में नहीं, जबरदस्ती पढ़िएगा मत, फालतू मत पढ़िए। यहां तक बातें एकदम क्लियर है? मैंने कहा था, अगर आपको सेल डिवीजन याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि क्रोमैटिन थ्रेड आमतौर पर जो नॉर्मल सेल होती है या सेल जो इंटरफेज में है, या बोल दीजिए सेल जो डिवाइड नहीं कर रही है, सेल जो आपकी किस में है? इंटरफेज में है, या बोल दीजिए सेल अभी आपकी डिवाइड नहीं कर रही, मतलब कौन सी फेज में है? जी नॉट। तो नॉर्मल सेल में जो आपका क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम के रूप में नहीं पाया जाता, वो किसमें पाया जाता है बहन? क्रोमैटिन थ्रेड। याद करो प्रो फेज में क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होना चालू हुए थे। भूल गए आप लोग भूल गए, झूठ बोल रहे हैं मुझसे, भूल गए हैं। प्रो फेज में कंडेंस होना चालू हुए थे। तो जल्दी बताओ मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज। आवाज आज बहुत स्लो आ रही बेटा, जुकाम है। तुम लोग आवाज तुम लोग तक पहुंच रही है ना? पक्का है ना? अच्छा अब मेरी बात समझना, इंटरफेज या जीनोट फेज में क्रोमोसोम किस रूप में होता है? क्रोमैटिन थ्रेड। लेकिन याद करो प्रो फेज में फिर कॉइलिंग जो है फिर शुरू हो जाती है, और मेटाफेज में क्या हो जाती है? मैक्सिमम कॉइलिंग। और जब मैक्सिमम कॉइलिंग हो जाती है तो आपके क्रोमोसोम बहुत छोटे और बहुत मोटे हो जाते हैं। लेकिन याद करो एस फेज में क्रोमोसोम का क्या हो जाता है? डुप्लीकेशन। याद आया? अच्छा अब बेटा इधर देखो, भयंकर कॉइलिंग हो गई। जैसे जैसे कॉइलिंग करते जाओगे वैसे वैसे क्रोमोसोम आपके छोटे और मोटे। एकदम क्लियर है भैया? चलो इधर देखो बेटा और अच्छे से समझो। और सर बिंदी बिंदी रख दीजिए, वो बिंदी बिंदी आपकी क्या हो जाएगी? हिस्टोन। हो गया क्या? बधाई हो। इधर आओ। अब बेटा मेरी बात समझना अच्छे से। मैंने कहा था जहां पर क्रोमोसोम आपका पतला दिखता है हम उसी को क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रोमियर। याद करो यहां पर सेंट्रोमियर के इधर और इधर साइड साइड प्रोटीन की क्या बताई थी? डिस्क बताई थी, और इसे बोलते हैं काइनेटोकोर। याद आया? पक्का? लेकिन बेटा अब क्रोमोसोम इतना छोटा और इतना मोटा हो चुका होता है कि यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल प्रोटीन चाहिए होती, कुछ और प्रोटीन चाहिए होती है अलग से, जो कॉइलिंग में क्या करे? मदद करे। मेरी बात समझना, इतना ज्यादा कॉइल कर दियो। खुद सोचो बेटा, तुम लोग स्टूल लाई हो जैसे पहनती हो? हाँ स्टॉल स्टॉल स्टूल बोल रहे हैं, स्टूल तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्टूल मतलब समझते हो? स्टूल बैठने वाला, और क्या। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर इधर, ये इससे बेटा ठंडी जाती है।
कि ये ठंडी आने के लिए है, कि ठंडी हवा आए फंस जाए बस। इधर आओ बेटा, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर पकड़ो, इधर। अब बेटा कॉइलिंग करो। बहन जिस डायरेक्शन में हम करें उसी में कर दोगी क्या, मकलूल हो? इधर आओ। अब बेटा जब हम कॉइलिंग कर रहे हैं तो क्रोमोसोम ये क्रोमैटिन थ्रेड बन गया, बोलो ठीक है कोई बात नहीं। और कॉइलिंग कर रहे हैं, सर हिस्टोन कहाँ है? अरे वो विश्वा में है यार। अरे लो एक सही, अरे बोलो, कॉलिंग करते जा रहे हैं, बोलो। अब और क्या पैर और नचाते हैं स्टोन के नाम पे। अब बेटा लेकिन जितने छोटे जितने मोटे होंगे तो ऐसे फैलने का चांस भी हो जाएगा, बोलो कि ऐसा हो जाए कि क्रोमोसोम यहाँ पर ऐसे मुंह बा के फैल जाए। अरे मतलब कहने का मतलब यहाँ पर छोटे और मोटे हैं तो इस मोटाई को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा भाई। आहा एकदम क्लियर है कि कहीं ऐसा ना हो, अरे तो बदतमीजी हो गई। इधर ये कहीं ऐसा ना हो कि इनका मुंह ऐसे बीच से फैल जाए यहीं पे, बोलो। तो इससे रुको, इनका मुंह है वाइट कलर का ना, इधर ये अभी ऐसे यहीं ऊपर से फट जाए, बोलो। तो अल्टीमेटली इनके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए हम कुछ और प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बेटा वो जो प्रोटीन होती हैं वो हिस्टोन नहीं होती, और वो बिल्कुल जाल नुमा इसके चारों तरफ होती हैं। कैसी बेटा? जाल नुमा, ठीक है। अब अगर जाल नुमा होती है चारों तरफ, बिल्कुल मकड़ी का जाला समझो, जाल नुमा होती है तो इसके स्ट्रक्चर को वो कॉम्पैक्ट बनाए रखती होंगी, बोलो। बेटा उन प्रोटीन के नाम बहुत कठिन है, पहले बताओ क्रोमोसोम में पाई जाती है, हाँ या ना? क्रोमैटिन थ्रेड में पाई जाती थी? नहीं। वो प्रोटीन जो अब मैं जाल नुमा बता रहा हूं क्रोमैटिन थ्रेड में नहीं, वो क्रोमोसोम में पाई जाती है, क्लियर? अच्छा बेटा नाम बहुत कठिन है, याद करने की कोशिश करना। हिस्टोन नहीं है ये क्लियर है, तो क्या मैं उस प्रोटीन को नॉन हिस्टोन बोल दूं? अरे यार ये कोई नाम हुआ? तो बेटा इन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम में पाए जाने वाली प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? ये नाम कठिन है। अबे कोई चीज हिस्टोन नहीं है, कोई चीज कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, नॉन कार्बोक्सिलिक एसिड ले, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो बेटा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कब चाहिए? क्रोमैटिन थ्रेड बनाने के लिए चाहिए कि क्रोमोसोम बनाने के लिए? क्रोमोसोम। वो एडिशनल स्टेबिलिटी देते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को। क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो चुकी है? क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो चुकी है? पक्का? क्या डीएनए का कॉम्पैक्शन आप समझ गए भैया पूरे का पूरा? सबसे पहले बेटा क्या किया, इधर देखो बेटा, सबसे पहले डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लपेटा तो मैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखा लाइट माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन। अच्छा उसके बाद क्या हुआ बेटा, और जब कॉम्पैक्ट किया तो क्रोमैटिन थ्रेड दिखा, और आमतौर पर क्रोमोसोम इंटरफेस और जीनोट फेस में, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, आपका क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन आपका प्रोफेज में कंडेंसेशन चालू और मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन। बोलो भैया यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो डीएनए की पैकिंग आप सीख चुके हो उसका मतलब, ठीक है? ठीक है पक्का? आइए एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है, कहती है बताइए एक मैमेलियन सेल है, मैमेलियन सेल में हम ह्यूमन को अगर मान लें तो, ठीक है, अगर हम ह्यूमन को मान लें तो पूछ रहा कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे। लगभग निकाले जाते हैं, एक्यूरेट नहीं निकलते, क्योंकि जब 200 बेस पेयर की वैल्यू ही एक्यूरेट नहीं है। मैंने कहा एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर बेटा? 200, लेकिन मैंने कहा कि ये वैल्यू आपकी एक्यूरेट नहीं है, 200 से ज्यादा होते हैं, है ना? तो बेटा इसका मतलब लगभग की वैल्यू निकालेंगे। तो एनसीईआरटी कहती है कि भैया कैलकुलेट करिए आप नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन टिपिकल एक आइडियल मैमेलियन सेल में। तो अब कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। बेटिया तैयार हो? तैयार हो? काफी मुश्किल काम है लेकिन कोशिश करना, ठीक है? इधर आओ। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको पूछा है नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन अ मैमेलियन सेल, ठीक है? मैं शॉर्ट में लिख दूं मैमेलियन सेल, ठीक है? तो मतलब जब नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं तो हम डिप्लॉइड ही लेंगे, क्योंकि मैमल बेटा क्या है? डिप्लॉइड। अरे पूरा एनिमल किंगडम ही क्या है? डिप्लॉइड। अच्छा गैमीट लेकिन क्या होता है? हैप्लॉइड। तो यहां पर मैमेलियन सेल अगर हम ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल मान लें, ह्यूमन डिप्लॉइड सेल, ह्यूमन डिप्लॉइड सेल, तो बेटा ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में याद करिए आपके बेस पेयर कितने थे? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, बोलो। अच्छा अब एक न्यूक्लियोसोम के पास कितने बेस पेयर? 200, पक्का? चलो बेटा ऊपर देखो, 200 रुपए की अगर एक टॉफी, बड़ी महंगी है, ठीक है, फेरोरो रोशर है और कुछ टोबलेरॉन है, ये सब नाम सुना है? हाँ हमने भी नहीं सुना, टीवी में ही देखा पगले, हमें क्या पता कितने की। 200 रुपए की एक टॉफी, तो 400 रुपए की कितनी? वेरी गुड। 600 रुपए की कितनी? 800 की? 1000 की? आप कर क्या रहे हो बार बार? आप सुनिए, आप क्या कर रहे हो, एक टॉफी का जो मूल्य है, एक टॉफी की जो प्राइस है
मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम। एक टॉफी का जो, अरे यार 200 रुपए की एक बोला, 400 की दो बोला, 600 की तीन बोला। तो आप बेटा यहां पर क्या कर रहे हो, एक टॉफी का जो मूल्य है 200 है, आपको इधर नंबर ऑफ टॉफियां जाननी है, तो आप क्या कर रहे हो, जितना भी आपको मैं कीमत बोल रहा हूं उसको आप एक टॉफी के मूल्य से डिवाइड कर दे रहे हो। एक टॉफी 200 रुपए की, पक्का, या रुक जाओ ऐसे लिख लो, 200 रुपए की एक टॉफी, 400 रुपए की दो टॉफी, 600 की तीन टॉफी, अरे हद है यार, तुम कहां पहुंचा रहे हो हमको, 800 की 4, 1000 की 5। तो अब बेटा हर बार आप क्या कह रहे हो, अब आपसे पूछ रहा है बताओ 2000 रुपए की कितनी टॉफी, तो आप तुरंत क्या कर रहे हो, एक टॉफी का जो मूल्य है वो दिए गए प्राइस से जो आपसे पूछा है उससे क्या कर रहे हो, डिवाइड। आहा, पक्का, वे मूल कॉन्सेप्ट में यही तो चलाते हो, 1 रुपए का इतना तो 2 रुपए का इतना। अरे तो बेटा अब यहां पर मुझे पूछा है कि भैया 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में, तो 6.6 इंटू 10 रेज़ दी पावर 9 बेस पेयर है, तो कितने कितने न्यूक्लियोसोम बटे 200। नहीं समझ पाए एक एक बच्चा, बटे हम लोग यहाँ क्या कर देंगे 200। अब बेटा कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बटे 200। अब बेटा यहाँ हो जाएगा 2 से गया 3.3 इंटू 2 कम कर लो 10 रेज़ दी पावर 7 न्यूक्लियोसोम। अबे 7 हो गया, पक्का, 2 से 3.3, तो 3.3 इंटू 10 रेज़ दी पावर 7 न्यूक्लियोसोम। Is this clear to each and everyone? All the guys and all the bhainsas and all the students and all the father and guardians, sisters, brothers, is this clear to each and everyone? पक्का। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन 2 कौड़ी के निकाल लेंगे बेटा, पक्का। आइए अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन और दिया है ई कोलाई को लेकर, इस्टीरिया कोलाई को लेकर। कहता है इस्टीरिया कोलाई का डीएनए की लंबाई ये दे दिया 1.36 नैनोमीटर। आइए हम लोग वापस चलते हैं, डीएनए की पैकिंग हो गई और यहां पर हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन में, भैया इधर देखो, कह रहा है इस्टीरिया कोलाई का डीएनए है, ठीक है। ऊपर देखो बेटा, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए वाला ये फॉर्मूला याद है ना आपको, ये रट्टा मारा है क्या भाई इसको, लेंथ ऑफ डीएनए दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्या पूछा भैया, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे, अच्छा नंबर ऑफ बेस पेयर पूछा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर अगर हम आइडियली मान लें कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर, बोलो। लेंथ ऑफ डीएनए टोटल कितना दिया है 1.36, बोलते भैया, बोलते नहीं शैतान हो, जल्दी बोलो भैया। अच्छा अब इधर देखो बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन, बेटा अब ये ऐसे सवाल में मैं सजा के तो नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है, अपॉन क्या कर लोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, यही कर लोगे ना। अच्छा तो बेटा टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना दिया 1.36, क्या दिया है, एमएम दिया है कि नैनो दिया है, एमएम, ओके एमएम दिया है। तो एमएम का मतलब क्या हुआ, एमएम 10 रेज़ दी पावर -3 मतलब मीटर, अरे मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं ना 10 रेज़ दी पावर -3 मीटर, अपॉन डिस्टेंस कितनी हुई 0.34 नैनोमीटर मतलब 10 रेज़ दी पावर -9 मीटर, बोलो। अच्छा बेटा अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रेज़ दी पावर 6 मीटर, बोलो। ये कैंसिल आउट हुआ, 34 चौके 136, बोलो, 34 चौके 136, अबे 34 चौके 136 भाई, 30 चौके 120, 4 चौके 16, 120 16 136, पक्का। तो 4 इंटू 10 रेज़ दी पावर 6 मीटर इस्टीरिया कोलाई के डीएनए की लेंथ आ गई। समझ पाए आप मेरी बात, क्या एक और क्वेश्चन, सॉरी मुंह से निकल गया, इधर हाँ इधर देखो इधर। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर। चलो हाँ अब बताओ, अब क्लियर, कितने लोगों को क्लियर हो गया, हाथ ऊपर करिए सभी लोग, अरे हाथ सही से ऊपर कर लो बेटा, राइट वाला, लेफ्ट से बहुत कुछ होता है, शिक्षा का काम है राइट से करो ना बेटा। इधर यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई है, मतलब डीएनए की पैकिंग पर मेरा मानना है एक बच्चे का कमांड आ चुका है, ठीक है, आ गया है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ फंसेगा तो नहीं अब, ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन अच्छा आएगा भी नहीं,
नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आएंगे, जितना आपने पढ़ा उससे डायरेक्ट आएगा। और न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे बेकार टाइप का आएगा, ऐसे मैं न्यूमेरिकल कह के न्यूमेरिकल वर्ड की बेइज्जती नहीं करूंगा, समझ में आया? इसमें बस वही एक के बात है, वही रिपीट हो रही बार बार। अब बेटा सभी लोग मेरी एक बात पर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, इधर देखिए। अब आइए प्रोकैरियोट का केस देखते हैं क्या होता है। किसका? प्रोकैरियोट। अच्छा बताइए, जो प्रोकैरियोट होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट या एब्सेंट? हाँ, एब्सेंट, ओके। लेकिन जो प्रोकैरियोट होता है उसमें आपको एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो न्यूक्लियस चारों तरफ छुट्टे सांड की तरह घूम रहा होगा। ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस एक फिक्स जगह पर होता है। जब न्यूक्लियस होता ही नहीं तो बात ये नहीं कहेंगे, हम ये सोचेंगे कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं तो डीएनए चारों तरफ खुलेआम छुट्टे सांड की तरह घूम रहा होगा, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनका जो डीएनए होता है वो एक फिक्स पोजीशन पर होता है। फिक्स पोजीशन मतलब कहने लगा ऐसा नहीं कि हिलडुल नहीं सकता, लेकिन हाँ उसका एक रीजन होता है, अपने रीजन के आसपास रहता है, और उसके पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं आपका न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अच्छा इधर देखना बेटा, इस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इसी न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स का डीएनए। मेरी बात समझना, यूकैरियोट का जो पढ़ा वो यूकैरियोट था, अब जो पढ़ रहे वो क्या है? प्रोकैरियोट। बोलो बोलो। अच्छा अब बेटा देखो, इस रीजन को पूरे क्या बोलते हैं आप लोग? न्यूक्लियोइड। इनके न्यूक्लियोइड में ही प्रेजेंट क्या होता है? इनका डीएनए। आमतौर पर किताबें लिख देती हैं कि इनके डीएनए को ही हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, तभी चलो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। अब बेटा लेकिन इनका जो डीएनए होता है, कायदे से देखो, हम लोग बेटा जब क्रोमोसोम बनाते हैं तो हम ऐसे करके बना देते हैं या ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं ना बेटा। तो अब बेटा हम लोगों का जो डीएनए वो लीनियर है। लीनियर मतलब क्या है? सीधा सीधा। बोलो भाई, हम लोग का डीएनए क्या होता है? लीनियर। लेकिन जो प्रोकैरियोट, हम लोग मतलब यूकैरियोट्स, तो इधर लिख दिया मैंने यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट इधर। अब इधर हम लोग में डीएनए कैसा होता है? लीनियर, ठीक है। लेकिन इनमें कैसा होता है डीएनए? सर्कुलर। डीएनए हाँ सही बात है, दोनों में डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इनमें कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, हम में क्या होता है? लीनियर डबल स्टैंडर्ड। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब बेटा अगला डिफरेंस, यहां डिफरेंस दिखा रहा हूं, ये मत कह देना कि सब प्रोकैरियोट में यूकैरियोट पढ़ा दिया, अरे। अच्छा अब इधर देखो, प्रोकैरियोट्स के केस में जो कॉइलिंग होती है वो बहुत भयानक कॉइलिंग नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी कॉइलिंग होती है। मतलब अगर हल्की कॉइलिंग होगी तो यहाँ बीच बीच में क्या पाए जाएंगे? लूप्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? लूप्स। लूप्स कहने का मतलब बीच बीच में आपको, यहाँ पर लूप का मतलब समझते हो ना क्या होता है? लच्छे, अर्थात बीच बीच में आपको क्या मिलते हैं? लूप्स। क्यों? क्योंकि कॉइलिंग बहुत भयानक नहीं होती। जब बहुत भयानक कॉइलिंग नहीं होती तो इसका मतलब बीच बीच में वहां पर क्या बनेंगे? लूप। अगर भयानक कॉइलिंग, अच्छा खुद सोचो, अगर ये देखो अगर मैं कॉइलिंग हल्की सी करूं, इधर देखो इधर, तो ये आपको लूप दिखाई दे रहा होगा, देख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो भयानक कॉइलिंग कर देंगे तो बिल्कुल ऐड जाएगा ना, तो लूप कहां दिखेगा? नहीं समझे? अगर ये डीएनए है, अगर मैं इसकी हल्की कॉइलिंग करूं तो ये बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लूप। लूप समझ पाए ना कहने का मतलब? ठीक है। तो अब बेटा प्रोकैरियोट में क्योंकि जो कॉइलिंग होती है वो लूज होती है। कैसी कॉइलिंग होती है? लूज कॉइलिंग। लूज कॉइलिंग होती है जिसकी वजह से यहां पर क्या पाए जाते हैं? इनके में लूप। अच्छा अब बेटा डिफरेंस याद रखना, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। क्या बोला? प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो सर जो कॉइलिंग हुई वो किसके द्वारा हुई? कुछ और प्रोटीन होती जिनके नाम आपको जानने नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स में आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब बताओ इतनी हल्की कॉइलिंग में क्या न्यूक्लियोसोम बन पाएगा? नहीं। अर्थात प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू नीट आपको इतना ही जानना है, वरना प्रोकैरियोट में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनके पास न्यूक्लियोसोम होता है, जैसे आर्कियोबैक्टीरिया, लेकिन ये बात आप भूल जाइए। समझ में आ गया? हिस्टोन प्रोटीन किस में होती है? प्रो या यू? यू। न्यूक्लियोसोम किस में बनेंगे? यू में। प्रो में नहीं पाए जाएंगे। सबको क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब इज देयर एनी डाउट, एनी ऑब्जेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर? यू कैन आस्क। अपनी सीट पर खड़े हुए तुरंत सवाल पूछिए। नहीं है तो बोलिए यस सर, तैयार हो चुका है। हाँ पूछोगे? नहीं, एकदम क्लियर बोलिए, ईमानदारी से। क्लियर है लेक्चर यहां तक का? बिल्कुल मक्खन क्लियर है? तो मतलब हमने खत्म कर लिया आपका पूरी डीएनए की कॉइलिंग, ठीक है। चलो अब इसे एनसीईआरटी से रीड करने से पहले अब आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं रीडिंग एनसीईआरटी के, ठीक है। ये टॉपिक देखने में बेटा छोटा होता है, लेकिन इस टॉपिक में बातें बहुत होती हैं। चलिए आइए, एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें इन्होंने क्या दिया है? डीएनए, और जिसमें इन्होंने क्या दिया? हिस्टोन का ऑक्टामर मिला। अब बेटा इधर देखो H1 प्रोटीन और थोड़ी सी समझ लेते हैं, बस खत्म करते हैं इस टॉपिक को। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आज का टॉपिक खत्म हमारा। कहाँ गया डायग्राम? ये था। अब बेटा इधर देखो, इधर इन धागों की खुलने की, भले हिस्टोन के पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज,
भले ये ट्रैक कर रहा है पर इन धागों के खुलने के भी क्या है चांसेस। तो ये धागे खुले ना, इस वजह से हमने एक बाहर सील पैक करने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन चिपका दी, और इसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं H1 प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? H1। ये H1 क्या कर रही है? सील पैक कर रही है। कहने का मतलब फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद सील, अरे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद सील, फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद सील, और ये प्रोटीन आपकी क्या कहलाती है? H1। बस खत्म, ओवर एंड आउट। अब आइए एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। इधर डीएनए मिल गया हमें, और वो चारों तरफ लिपटा है किसके बेटा? हिस्टोन ऑक्टामर। दिखा, हिस्टोन ऑक्टामर की कोर दिखाया हुआ है। अब बेटा साइड में देखो, सील करने के लिए यहां पर क्या लगाया हुआ है? H1 प्रोटीन। गॉट इट, वो भी हिस्टोन ही है। अगला, लेकिन ऑक्टामर में टोटल कितने टाइप की प्रोटीन? 4 बता चुके हैं, नाम सबको क्लियर होगा। H2B, H2A, H2B, H3, H4। आइए रीडिंग करते हैं। टेकन द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस लें बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, दो लगातार बेस पेयर के बीच की, तो होती 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स, अगर डीएनए डबल हेलिक्स की हम लेंथ देखें एक टिपिकल मैमेलियन सेल में, एक आइडियल मैमेलियन सेल में, और उसे हम कैलकुलेट करना चाहें कि लेंथ ऑफ डीएनए कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विथ किसे मल्टीप्लाई करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द टू, लगातार दो बेस पेयर के बीच की। यही तो किया था। तो क्या किया था बेटा? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁹ अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी एक्यूरेटली अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। याद आया? अ लेंथ, एक ऐसी लंबाई जो कि बहुत ज्यादा है, इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब साइज ऑफ ए टिपिकल अर्थात आइडियल न्यूक्लियस, जो कितना होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर। तो सवाल बनता है, हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर, एक इतना लंबा पॉलीमर कैसे हम पैक करेंगे सेल में? इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई के डीएनए की हमने 1.36 mm ली है, मतलब 1.36 इंटू 10⁻⁻3 मीटर है ई कोलाई के डीएनए की लंबाई, तो क्या हम नंबर ऑफ बेस पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा। लेंथ ऑफ, बेटा टोटल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 1.36 अपॉन 0.34, और यूनिट को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्लियर? और बस ठीक है। आया था क्या? 4 इंटू 10⁻⁶। ये सब करके दिखाया है भाई। सब क्लियर हो गया एकदम? रीडिंग समझ में आ रही है पूरी? अगला, इन प्रोकैरियोट की बात करें, एक एग्जांपल ले लिया इशीरिया कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया, बायोटेक में खूब यूज होता है। दो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस भले डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, डीएनए फैला नहीं होता थ्रू आउट द सेल, पूरी सेल में। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसके पास चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन, वो कुछ प्रोटीन द्वारा हेल्ड होता है, हेल्ड मतलब रोका गया होता है, जिनके पास चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इन अ रीजन, और उस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड रीजन का नाम है, इज ऑर्गेनाइज इनटू स्मॉल लूप्स लार्ज, क्योंकि पैकिंग कैसी होती है बेटा? लूज। लूप बन जाते हैं, जो हेल्ड किसके द्वारा किया गया, रोके किसके द्वारा गया है? प्रोटीन के द्वारा। ये हिस्टोन होती कि नॉन हिस्टोन? नॉन हिस्टोन, मतलब हिस्टोन नहीं होती ओवरऑल। इन यूकैरियोट, अब यूकैरियोट की बात कर रहा है। यूकैरियोट में दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनमें जो होता है बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर यूज होता है, H1 यूज होती है, और बाद में और पैकिंग करने के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यूज होती है। याद आया? In eukaryote, this organization is much more complex. There is set of, अर्थात कई सारी positively charged बेसिक प्रोटीन। बेसिक है तो बेटा कैसी होंगी? पॉजिटिवली चार्ज। और इन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन। अब प्रोटीन एक्वायर चार्ज, एक प्रोटीन के पास जो चार्ज आता है डिपेंड करता है वो इस बात पर कि उसमें एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा है या बेसिक। अब कह रहा प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, अर्थात कौन कौन सी अमीनो एसिड उसमें बची हुई है या पाई जा रही है, और यहाँ पर पाई जाती है कौन कौन सी? लाइसिन और आर्जिनिन। बहुत ज्यादा लाइसिन आर्जिनिन ज्यादा, बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा, बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, दैट्स व्हाई हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? अगला, बोथ द अमीनो एसिड, दोनों अमीनो एसिड कैरी करती हैं पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, अपनी साइड चेन में। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल मिलकर हिस्टोन बनाती है, दैट्स व्हाई हिस्टोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। अच्छा, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड, चारों तरफ से रैप होता है, कवर्ड होता है, कवर करता है, रैप करता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के ऑक्टामर, और जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। अंडरलाइन, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ ए डीएनए हेलिक्स, अर्थात पूरे डीएनए हेलिक्स से कितने बेस पेयर होते हैं? 200, लगभग 200। क्लियर? न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट बनाता है लगातार रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, लगातार रिपीट करता जाता है, और क्या बनाता है न्यूक्लियस के अंदर? क्रोमैटिन, या बोल दो क्रोमैटिन थ्रेड। याद करो, क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर।
जो कि थ्रेड लाइक स्टेन अर्थात कलर्ड बॉडी होगी, स्टेन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगी। सीन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम जो होता है क्रोमैटिन का न्यूक्लियोसोम वो कैसा दिखता है, जैसे बीट्स ऑन क्रोमैटिन में जो मौजूद न्यूक्लियोसोम है वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग, अर्थात ऐसा लगता है एक धागे के ऊपर क्या है, मोती है। अगला, व्हेन व्यूड अंडर द नॉर्मल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो कितने बीट, कितने न्यूक्लियोसोम आप इमेजिन कर सकते हो मैमेलियन सेल पर? 30 मिलियन। अरे 30 मिलियन, 30 मिलियन नहीं समझ पाए? अरे निकाले तो थे यार, 30 मिलियन मतलब 30 लाख नहीं हुआ, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 30 मिलियन मतलब 30 करोड़, 3 करोड़। गॉट इट? अच्छा, अगला निकालने का तरीका याद आया कि नहीं याद आया? अरे टोटल नंबर ऑफ बीट्स पूछा है, ठीक है, टोटल बेस पेयर हमें पता है, बटे 200 कर दो। यस सर और नो सर? आगे, द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिन पर पाई जा रही है वो पैक होती हैं और ये क्या बनाती है, क्रोमैटिन फाइबर। जो और कॉइल होता है और कंडेंस होता है, सबसे ज्यादा कंडेंस कब होता है, मेटाफेज में, और अंत में क्या बना देता है, टू फॉर्म क्रोमोसोम। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, और हायर लेवल पर क्रोमैटिन थ्रेड को या क्रोमैटिन बोल दीजिए इसको पैक करना चाहते हैं तो ये एडिशनल कुछ प्रोटीन के सेट चाहती है और प्रोटीन चाहती है जिन्हें हम कुल मिला के सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, दैट इज एचसी प्रोटीन। इज दिस क्लियर? अब ये जो आगे की आपकी 5 लाइनें आपको नहीं समझ में आएंगी बगैर ट्रांसक्रिप्शन पढ़े। यहां तक बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं? पक्का बोलो बेटा। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल 11:30 बजे हम पुनः करेंगे। कल 11:30 बजे एक्यूरेट क्लास शुरू हो जाएगी। तो आज यहां पर डीएनए पैकिंग खत्म। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन? हाँ, H1 बेटा कुछ नहीं होती है। H1 क्या होती है, ये जो आपने घुमाया है, घुमाने के बाद बेटा कहीं ये खुल ना जाए पैकिंग के दौरान, तो सील करने के लिए यहां पर एक प्रोटीन चिपका देते हैं H1। गॉट इट? ऐसे सुनो तो मेरी बात, जैसे इनवेलप होता है, इनवेलप समझते हो बेटा? इनवेलप मतलब लिफाफा, लिफाफा बंद है लेकिन खुल ना जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर थूक लगा देते हैं। अरे भाई मतलब सील कर देते हैं या मोम गिरा देते हैं, है ना? तो वो मोमिया प्रोटीन इज H1 प्रोटीन। गॉट इट? मेरा मानना किसी के मन में कोई डाउट नहीं है। सो लेक्चर सबको क्लियर हो चुका है? तो कल हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पूरा खत्म करेंगे 11:30 से 2 कल का बैच है। थैंक यू, धन्यवाद।